आइए हम लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी लेक्चर 4 में आ चुके हैं। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लासेस देख रहे हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, आप सीक्वेंस में क्लास देख ही रहे हैं, है ना। और मैंने क्या कहा आप लोगों को कि लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 हमारा पूरा एक प्रैक्टिकल डिस्कशन हो रहा है, जिसमें आपका बेस भी बन रहा है और अगली क्लास के एंड होते होते आप 4 से 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो भी बनाने लग जाएंगे। और अभी तक हम लोगों ने बुक टच नहीं की है। आपके पास मेरी जीएसटी बुक का पीडीएफ नहीं आया है, जीएसटी बुक नहीं पहुंची है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज की क्लास में बुक की कहीं कोई नीड नहीं है। अगर कोई रेफरेंस लेना होगा तो सामने मेरा पीडीएफ ओपन है, थोड़ा बहुत रेफरेंस, कहीं बुक रीडिंग नहीं है, ना आज की क्लास में है ना अगली क्लास में। तो आप परेशान नहीं होना, मैं अपने आप इंस्ट्रक्शन दे दूंगा आपको क्लास के अंदर कि अब अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले बुक का वेट कर लो। मैं ये इंस्ट्रक्शन आपको क्लास में दे दूंगा। जो बच्चे YouTube पे इस लेक्चर को देख रहे हैं, पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसी बैच का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो और उसके बाद इसके पहले के इसी चैप्टर के 3 लेक्चर देखो, बेसिक्स ऑफ जीएसटी लेक्चर 1, 2, 3, और उसके बाद सीक्वेंस में लेक्चर को देखते हुए यहां पहुंचो, तभी मजा आएगा, है ना। सर स्टार्ट कर लिया देख ही लेते हैं ना, ऐसे नहीं करो। सर स्टार्ट कर लिया देख लेते हैं, सर मुझे डेमो लेना है तो कोई भी लेक्चर देख ले, इस तरीके से नहीं करो जो बच्चे YouTube पे लेक्चर को देख रहे हैं। अच्छा, हमारी क्या बात हुई पिछली 2 क्लासेस से कि हम लोग हर क्लास को जब भी स्टार्ट करेंगे फ्रेश पेज से नोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक फ्रेश पेज पे फिर से आ जाओ और आप अपना हेडिंग दे दो, बेसिक्स ऑफ जीएसटी लेक्चर 4। यही नाम आपके ड्राइव पे अपीयर करता है आज की क्लास का, वही नाम आप ऊपर बैठा दो। पेज नंबर आप मेंटेन कर रहे हैं, डेट डे टाइम आप लिख रहे हैं, लिख दो। आज जिस भी डेट को आप ये वीडियो देख रहे हो वो डेट, डे और टाइम लिख लो। और एक बार जाके पिछले लेक्चर की डेट, डे, टाइम कंपेयर कर लो और देख लो कितना गैप आप दे रहे हो, है ना। क्या कहा है, 2 लेक्चर के बीच में ज्यादा नंबर ऑफ डेज का गैप नहीं होना चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना आपको स्टूडियो रिकॉर्डिंग में। तो ये कंपेयर कर लो अपनी इफिशियंसी कि तुमने पिछला लेक्चर कब देखा था और आज लेक्चर कब देख रहे हो, कितने दिन का गैप है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। और अगर ज्यादा दिन का गैप है तो क्यों, ये सवाल तुम अपने आप से पूछो और आगे ऐसी गलती करने से अपने आप को रोको। 2 लेक्चर के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए स्टूडियो रिकॉर्डिंग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, है ना। देखो मैं आपको लेटेस्ट लेक्चर दे रहा हूं, अपडेटेड बुक, अपडेटेड क्लास दे रहा हूं, राइट। और मैं डाउट्स के लिए भी अवेलेबल हूं आपके साथ, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास आ चुका है। हाँ, जो बच्चे नॉलेज पर्पस के लिए हमारे से जुड़ते हैं कि सर हम कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हैं, ना सीए कर रहे हैं, ना सीएमए कर रहे हैं, हमें तो नॉलेज पर्पस के लिए आपकी क्लास चाहिए, या फिर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, डीटी जीएसटी का बेस बनाना है, उसके लिए क्लास चाहिए, तो वहां पर मेरी टीम मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नहीं देती है जनरली, क्योंकि फिर वो लोग अपने पर्सनल डाउट्स पूछने लग जाते हैं ऑफिसेस के, क्लास को सीक्वेंस में नहीं देखते हैं, रहते हैं पहले चैप्टर पे डाउट पूछते हैं, 5वें चैप्टर का पढ़ेंगे जीएसटी, डाउट पूछेंगे डीटी का, तो वहां उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज तो ठीक है। तो सर 1-2 क्लास के बीच का गैप देखो, कम से कम रखो। दूसरा, एक क्लास को 3 दिन तक मत देखो, पार्ट में। अनलिमिटेड व्यूज है, अपना कंट्रोल है, सर 1 घंटा आज देखेंगे, 1 घंटा कल देखेंगे, बैलेंस अगले दिन देखेंगे, ये काम मत करो। क्या बोला है, क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का ड्यूरेशन देख लो और उतना टाइम अपना एलोकेट करो, फिक्स करो पूरे दिन में कभी भी, और फिर क्लास देखना शुरू करो। बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा रख लो, जितना ड्यूरेशन है, ये सब करो। और पिछली क्लास में इंस्ट्रक्शन दिया था कि अब आपके पास हर क्लास में आपके पास क्या होना चाहिए, एक कैलकुलेटर होना चाहिए और पानी की बोतल होनी चाहिए, ताकि आप अपना ज्यादा अपने आप को डिस्टर्ब ना करो। कैलकुलेटर क्यों होना चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन में कैलकुलेशंस, अब क्लास के अंदर ना थोड़ा कैलकुलेशन ऐड हो गया है। अभी तक क्लास में कैलकुलेशन नहीं था, पिछली क्लास से हम लोगों ने क्लास के अंदर अमाउंट, फिगर, कैलकुलेशन, परसेंटेज, टैक्स कंप्यूटेशन, ये सब ऐड कर दिया। तो अब क्लास के अंदर क्या है, कैलकुलेशन आ चुका है। तो मैं क्या चाहता हूं, आप क्लास देखते समय मेरी कैलकुलेशन से पहले आप अपनी कैलकुलेशन रफली रेडी रखें। कोई मल्टीप्लाई करना है, कोई टैक्स का अमाउंट निकालना है, तो आप मेरे से पहले खुद निकाल के रखें। कैलकुलेटर पे आपका हाथ चलते रहना चाहिए और मेरे से पहले आपका आंसर रेडी होना चाहिए। सर बाकी मैं उम्मीद करता हूं खासकर मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट से,
YouTube वालों से तो क्या उम्मीद करो, वो जो क्लास YouTube पे अवेलेबल हो रही है वो देखिए। हाँ, मेरी कहीं कमिटमेंट नहीं है YouTube पे कि मैं 100% जीएसटी का कोर्स करवाऊंगा। हर चैप्टर के 1-2 लेक्चर आएंगे। जब जब मैं जीएसटी के अंदर कोई भी लेक्चर स्टार्ट करूंगा, 1-2 लेक्चर उसके शुरू के आएंगे। ये जीएसटी का पहला चैप्टर है, इसके लगातार 5-6 लेक्चर्स आएंगे। हो सकता है पूरे लेक्चर आ जाए पहले चैप्टर के, कोई बड़ी बात नहीं है ना। शुरू में नंबर ऑफ लेक्चर्स एनी चैप्टर ज्यादा रहेगा मेरा। अब ऐसा नहीं है कि मैं 100% कोर्स आपका YouTube पे ही करवा रहा हूं, ऐसी मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, नॉलेज के लिए जीएसटी पढ़ना चाहते हैं, आपको YouTube पे मेरी क्लास अच्छी लग रही है, टीम से जुड़िए, अपने बारे में बताइए और इस बात पे कंसेशन भी लीजिए, है ना। आपको वैलिडिटी भी ज्यादा मिलती है, लेकिन हाँ, डाउट फैसिलिटी आपको फिर नहीं मिलती है। आप नॉलेज पर्पस के लिए जुड़ना चाहते हैं, सीएससीए में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स नहीं है, मान लो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, जॉब कर रहे हैं, नॉलेज के लिए जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए। ठीक है, आपको वैलिडिटी भी ज्यादा मिलेगी और आपको थोड़ा सा हम कंसेशन भी देंगे, ये बोल के कि आप बुक्स मत लीजिए। बुक्स का आपको काम क्या है, हार्ड कॉपी बुक्स का। आप बुक्स मत लीजिए, थोड़ी सी वैलिडिटी ज्यादा लीजिए, वहां कंसेशन भी दे देंगे आपको हम। एक फैसिलिटी शायद ना मिल पाए आपको डाउट्स की, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता ऐसे बच्चों का डाउट लेना, क्योंकि वो अपने मनमर्जी से क्लास देखते हैं। फिर उम्मीद करता हूं जो बच्चे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, सीरियसली आने वाले एग्जाम्स में एग्जाम देना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वो क्लास के प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। जो भी मैं क्लास में लिखा रहा हूं वो आप लिख रहे हैं, नॉर्मल स्पीड पे वीडियो को देख रहे होंगे। प्लीज अगर आप मेरी क्लासेस का फायदा उठाना चाहते हैं तो नॉर्मल स्पीड से वीडियो को देखिए। खासकर कम से कम स्टार्ट के जो 2-3 चैप्टर है ना, 15-20 क्लास, सर स्टार्ट के 15 लेक्चर, 15-16 लेक्चर नॉर्मल स्पीड से देखो। एक बार जब तुमको मेरी क्लास देखने की आदत हो जाएगी, एक वेवलेंथ मैच कर जाएगा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का और मेरी डिलीवरी का, तो क्लास की स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हो, लाइक 1.2, 1.25, नॉट 1.5, 1.75, वो तो कभी मत करना। हम आगे थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, लेकिन कब, जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आने वाली 15-16 क्लासेस के बाद। जरूरत हो तो मैं तो कहूंगा नॉर्मल स्पीड से ही जाने दो। फेस टू फेस क्लास में रहते तो क्या स्पीड बढ़ा लेते हैं, लाइव बैच में रहते तो स्पीड बढ़ा लेते हैं, नहीं ना, तो यहां क्यों। इंपैक्ट करेगा आपकी स्टडीज को। और क्या बोला हुआ है, क्लास जब भी फिनिश करो, आपने क्लास फिनिश कर ली नॉर्मल स्पीड पे, प्रॉपर नोटिंग करके, प्रॉपर सुन के, उसको सेम डे या नेक्स्ट डे रिवाइज कर लो, अगली क्लास देखने से पहले। अब अगली क्लास तुम 5 दिन के बाद देखोगे तो कोशिश करो सेम डे या नेक्स्ट डे रिवीजन कर लो जो भी आपने पढ़ा। क्लास के अंदर जो भी टास्क मैंने दिए थे कंप्लीट कर लो, क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट्स पूछना है पूछ लो। डोंट वेट फॉर सिलेबस कंप्लीशन और चैप्टर कंप्लीशन, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हर बार कर रहा हूं, थोड़ा शुरू में ज्यादा कर रहा हूं, बाद में धीरे धीरे ये सब रिक्वेस्ट कम हो जाएगी, काम की बात ज्यादा होगी, क्योंकि ये बात करते करते देख लो 8-9 मिनट तो हो गए। शुरू में याद दिला रहा हूं कि भाई आप ना एक ट्विनिंग में आ जाओ। अब 3-4 क्लास हो चुकी है अब जीएसटी बैच की मोटा मोटी, तो अब ये सब डिस्कशन है ना, ये सब इंस्ट्रक्शंस ना के बराबर हो जाएगा। अब देखो, आप गौर करो, लेक्चर 2 बेसिक्स ऑफ जीएसटी लेक्चर 2 में आप थे तो 6 टास्क मिले थे, 5 से 6 टास्क, और पिछले लेक्चर में कोई भी टास्क नहीं मिला, है ना। तो आगे धीरे धीरे टास्क कम हो जाएंगे, हम कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे, आप डाउट्स पूछेंगे, क्योंकि पहले टास्क काफी सारा कंप्लीट कर चुके हैं, इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, मेरे से कम्युनिकेशन बन चुका है, मैं वो चाहता हूं। सर पिछली क्लास में क्या पढ़े, अब मैं पिछली क्लास के नोट्स में आज नहीं जा रहा। मैंने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो, पिछली क्लास में उसके पिछले पे क्लास के क्लास नोट सामने में रख के रिवाइज करा दिए। लेक्चर 1 में क्या पढ़ाया था मैंने, वो लेक्चर 2 में मैंने नोट्स ओपन करके पढ़ा के रिवाइज करा दिया। और लेक्चर 2 में क्या पढ़ाया, वो लेक्चर 3 में मैंने शुरू में रिवाइज करा दिया। नोट्स में जाके देखो, ये नोट्स है, इसमें मैंने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा डिफरेंट वे में आपका रिवीजन करा रहा हूं। इसमें आपके एक समरी नोट्स भी बन जाएंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन जिसको बोलते हैं, मतलब पिछली क्लास में जो पढ़ाया अभी देखो 1-2 पेज में समराइज हो जाएगा यहां पे। तो इसी तरीके का कुछ आगे आप करना। देखो अभी देखो हर क्लास में, देखो आप सोचोगे कि हर क्लास में मैं पिछली क्लास का रिवीजन कराऊं, नोट्स दिखा के या इस तरीके से नोट्स बना के, तो पॉसिबल नहीं है। ये आपको आइडिया देगा।
एक आइडिया आपको मिल चुका है कि जब भी नई क्लास स्टार्ट करें पिछली क्लास के क्लास नोट्स को रिवाइज कर लें, नोट्स को सामने में रख लें और उसमें देखें क्या सर ने पढ़ाया था, वीडियो से रिवीजन ना करें। एक तरीका यह है समरी नोट्स बना के। और सर कभी भी आगे बताऊंगा जब हमारा जीएसटी का एक चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो आपको समरी नोट्स बनाना है। वो समरी नोट्स कैसे बनाना है उसका यहां आइडिया लग जाएगा आपको। जब भी हम जीएसटी में या डीटी हो या आईडीटी, जब भी हम चैप्टर कंप्लीट करके नए चैप्टर में जाएंगे तो आपको चैप्टर कंप्लीशन के बाद एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि समरी नोट्स बनाओ, रिवीजन नोट्स बनाओ। अगर मैंने क्लास में 20 पेज लिखाए हैं तो इसको 3-4 पेज का एक समरी नोट्स और रिवीजन नोट्स बनाओ रिवाइज करने के लिए। सर किसी भी लेक्चर को पढ़ना आसान है बट उसको रिवाइज कैसे करें ये स्ट्रैटेजी आपको साथ साथ मेंटेन करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो अगर मैंने इस चैप्टर में आपको मान लो 50 पेज लिखाया, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और 50 पेज लिखा दिया है मैंने, अब इस 50 पेज को अगली बार 10 पेज में कन्वर्ट करके वहां से रिवीजन करने की कोशिश करोगे तो आपका एक रिवीजन नोट्स बनाते समय पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका रिवीजन नोट्स भी बन जाएगा और अगली रिवीजन में आपको टाइम कम लगेगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम समरी नोट्स, रिवीजन नोट्स बना सकते हैं। तो चलते हैं पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े देख लेते हैं। क्या बताया था कि हमारे पास सप्लाई 2 तरीके की होती है, एक कहलाती है इंटर स्टेट, दूसरी कहलाती है इंट्रा स्टेट। ठीक, और इसको डिफाइन किया गया है कहां, आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 7 और 8 में। मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। फिर हम लोग शुरू में जब थे तो कैजुअल डिस्कशन कर रहे थे कि अगर सप्लाई विद इन द स्टेट हो तो इंट्रा और बिटवीन द स्टेट हो तो इंटर स्टेट। जैसे कि मैं दिल्ली से तुम्हारे को पढ़ा रहा हूं और तुम राजस्थान में हो, मैं दिल्ली से पढ़ा रहा हूं, तुम राजस्थान में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, गुजरात में हो, वेस्ट बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, है डिफरेंट स्टेट से बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। न बच्चे को मैंने देखा न बच्चे ने मुझे देखा, कभी फोन पे बात ही नहीं हुई, कभी वीडियो कॉल नहीं हुई, कोई नॉर्मल बात नहीं हुई। सिर्फ व्हाट्सएप चैट से इतनी अच्छी फैसिलिटी बच्चे को मिलती है कि बच्चा क्लास में जुड़ा रहता है, डाउट्स पूछता रहता है, एग्जाम अपियर कर जाता है, पास होने का रिजल्ट भेज देता है। और हिस्ट्री में देखो तो बच्चे ने कभी मेरे से कोई नॉर्मल कॉल पर बात नहीं की, कभी वीडियो कॉल पे बात नहीं की, कभी दिल्ली में वो मेरे ऑफिस में मेरे से नहीं मिला। ऐसे भी अपने पास हिस्ट्री है। तो डोंट वरी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। मन लगा के पढ़िए, क्लास के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए। सप्लाई 2 तरीके का, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर पे। क्या बात हुई थी हमारी पिछली क्लास में कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड एज वेल एज लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है सर लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब सप्लायर जिस स्टेट और जिस यूनियन टेरिटरी में रजिस्टर्ड है, जहां का उसके पास जीएसटीआईएन नंबर है। जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आपकी लोकेशन स्टेट है तो स्टेट में रजिस्ट्रेशन लोगे, अगर आपकी लोकेशन यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन लोगे। ठीक, तो वहां से लोकेशन मिल गया। और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां से मिलेगा, तो पिछली क्लास में क्या बताया, गुड्स के लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 10 और 11, सर्विसेज के लिए देखते हैं हम लोग सेक्शन 12 और 13 किसका, आईजीएसटी एक्ट का। और वहां से क्या निकलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कुछ भी हो सकता है। प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकता है जहां गुड्स डिलीवर्ड हुआ, जहां पर सर्विसेज रेंडर्ड हुई, है ना, जहां पर आपका क्या कहते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर है। प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर भी हो सकता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी हो सकता है। मान लो आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका वो भी हो सकता है जहां पर आपने ट्रेन को ज्वाइन किया, ट्रेन में आप चढ़े, जहां से आपने ट्रेन ली, वो भी प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन डिफरेंट आंसर्स होते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के, जिसको मैंने बोला एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको 2-3 लेक्चर में। ठीक है, आखिरी में बात होगी प्लेस ऑफ सप्लाई की। फिलहाल प्लेस ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, क्या पढ़े, अगर ये सेम स्टेट है, सेम स्टेट यूपी तो ये इंट्रा होगा। सेम स्टेट है दिल्ली, हाँ जी, दिल्ली को स्टेट बोला जाता है, दिल्ली को स्टेट बोला जाता है जीएसटी में, बात हो चुकी है आपके साथ। टोटल 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको स्टेट बोला जाता है। लिस्ट तो आपको भेजनी थी, मैं नहीं बताऊंगा। सर दिल्ली अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो क्या होगा, इंट्रा। ऐसे ही अगर सेम यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख तो इंट्रा। ये तीनों इंट्रा ही है। फर्क क्या है सर, इन दोनों में क्या लग रहा है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, और यहां क्या लग रहा है, सीजीएसटी
एंड यूटी जीएसटी। और उसके बाद क्या बोला कि अगर टू डिफरेंट स्टेट्स है, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है, या फिर एक स्टेट और दूसरा यूनियन टेरिटरी है, तो इंटर स्टेट और आईजीएसटी। ये सारे इंटर स्टेट के एग्जाम्पल है, हर जगह आईजीएसटी लगना है। क्यों? क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, यूपी स्टेट है। एक यूनियन टेरिटरी, दूसरा स्टेट। दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, लद्दाख एंड चंडीगढ़। दो डिफरेंट स्टेट, यूपी एंड दिल्ली। एक स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरी, यूपी एंड चंडीगढ़। तो हमेशा ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी। यही सब बात आपके साथ हुई थी लास्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग चले गए थे B2B सप्लाई और B2C सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। B2B और B2C सप्लाई के कॉन्सेप्ट को, कि हम जीएसटी में किसको बोलते हैं। देखो, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, ये अब तुम समझा सकते हो। हम जीएसटी को कंजम्पशन टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का फाइनली आप परचेज करके कंजम्पशन करते हो, तो कंजम्पशन टैक्स। और डेस्टिनेशन बेस्ड कि सर वो इंटर स्टेट सप्लाई में जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स और सर्विसेज जाती है तो पहले स्टेट को कुछ नहीं मिलता है, दूसरे स्टेट यानी इंपोर्टिंग स्टेट को कुछ मिलता है। क्या? टैक्सेस का आधा पैसा। इसलिए हम इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अब सप्लाई जीएसटी में B2B कब कहलाती है, B2C कब कहलाती है? B2B का मतलब दो बिजनेसमैन, और B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, अगर हम जनरल सेंस में जाए तो। लेकिन जीएसटी में थोड़ा सा डिफरेंट है। जीएसटी देखो, B2B का मतलब क्या? दो बिजनेसमैन के बीच में जब डील हो रही हो। अब जीएसटी की लैंग्वेज में दो बिजनेसमैन के बीच में डील हो रही है और दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, जैसे कि पहला डील मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब पता नहीं कौन कौन सी स्टेट में रजिस्टर्ड है, लेकिन रजिस्टर्ड है, तो ये क्या हो गया? B2B। अच्छा, B2B में अब ये इंटर स्टेट भी हो सकता है और इंट्रा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इनके ट्रांजैक्शंस गुड्स के हैं या सर्विसेज के, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। डन? मैंने यही बोला था, B2B मतलब दो बिजनेसमैन और दोनों रजिस्टर्ड हो जीएसटी में। और सर B2C सामने वाला बिजनेसमैन हो सकता है, सामने वाला कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन एक बात कॉमन है कि दोनों के पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो देखिए, ए ने डील की सी के साथ और ए ने डील की डी के साथ। सर डी तो कस्टमर है जो कि अनरजिस्टर्ड, जैसे आप किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाते हो तो आपके पास तो जीएसटी नंबर हो ही नहीं सकता। तो जब आप किसी दुकान पर कैलकुलेटर खरीद रहे हो, खाने पीने का सामान खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, तो आपका तो B2C है ही। दो दुकानदार के बीच में भी B2C हो सकता है। हां सर, अगर बायर रेसिपिएंट कौन हो? अनरजिस्टर्ड। तो सर ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है आगे रीसेल करने के लिए, ये भी आगे बेचता है, ये भी आगे बेचता है, लेकिन उसके पास जीएसटी नंबर नहीं। ऐसा पॉसिबल है सर? हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है। क्यों? जीएसटी में सभी बिजनेसमैन को रजिस्ट्रेशन लेना ऐसा जरूरी नहीं है। हम आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में थ्रेशोल्ड लिमिट्स पढ़ेंगे। सर तीसरा चैप्टर है आपका ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर। हम जीएसटी में अभी पहले इंट्रोडक्शन में है, उसके बाद हम पहुंचेंगे किसमें? पेमेंट ऑफ टैक्स में, और फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। तो वहां बताऊंगा आपको कि हर बिजनेसमैन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर इज अ लिमिट। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख क्रॉस करता है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। यानी छोटे दुकानदार जिनकी 5 लाख 8 लाख की सेल सप्लाई है, उनको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, तो उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। अब जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन है दुकानदार, तो ये क्या कहलाएगा? B2C सेल ही कहलाएगा, B2C सप्लाई ही कहलाएगा। पिछली क्लास में बताया था, आज समराइज कर दिया। अब बताओ, इसको पढ़ाने में हो सकता है 1.5-2 घंटे लग गए हो, रिवीजन करने में कितना? 10 मिनट। मुझे लगता है ये सब पिछली क्लास में बताने में मैंने 1.5 आवर आपको दिए थे, और अभी बताने में कितना? 10 मिनट लगा आपको। उसके बाद हम लोग चले गए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, क्या कि जीएसटी से पहले वैट और वैट से पहले लोकल सेल्स टैक्स में क्या क्या खराबियां थी। तो खराबी वैट में नजर नहीं आई, खराबी किसमें थी? लोकल सेल्स टैक्स में। क्या सर? यहां पर हम परचेज पर पे किए हुए टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिलता था, किसमें? लोकल सेल्स टैक्स में। बट वो क्रेडिट मिलने लग गया वैट में, और वही क्रेडिट कंटिन्यू है किसमें? जीएसटी में। जीएसटी की बात आज करेंगे, वैट और लोकल सेल्स टैक्स की बात पिछली क्लास में कर चुके थे, उसको रिवाइज कर लेते हैं। बाबू जो बच्चे YouTube पे हो ना, इस वीडियो को एज ए डेमो देख रहे हो, प्लीज सीक्वेंस में क्लास को देखो,
आप जाओ डिस्क्रिप्शन में देखो इस बैच में कितने लेक्चर्स की सीक्वेंस है। इसके पहले ये जीएसटी लेक्चर 4 है, 3 लेक्चर इसी चैप्टर के और एक इंट्रोडक्शन, 4 लेक्चर इसके पहले के देख के यहां पहुंचो, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स उछल कूद मत मचाना, अपने मन से सीक्वेंस को चेंज मत करना, एक फ्लो में क्लास को देख के अपना बेस डेवलप करो। और आगे भी सर बेस तो बना लिया, आप कोई भी चैप्टर देख ले जीएसटी में, मेरे दोस्त ने कहा था ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा कोई एबीसी एनालिसिस मत करना, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है और जिस फ्लो में क्लास देता जाऊंगा उस फ्लो में कंप्लीट करना है। फिलहाल फटाफट ये एक तरह से समरी नोट्स बन गई आपकी। सर B2B सप्लाई में दोनों बिजनेसमैन हैं और दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, ठीक। और B2C सप्लाई में सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, कौन? बायर, रेसिपिएंट। अब भले वो बिजनेसमैन हो या ना हो, यानी हर बिजनेसमैन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है क्या? नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, थ्रेशोल्ड लिमिट का बताऊंगा, कब 10 लाख अप्लाई होता है, कब 20 लाख, कब 40 लाख। इससे रिलेटेड कोई डाउट मत पूछना। अब तुमने डाउट पूछा सर 20 लाख कब देखेंगे, 40 लाख कब देखेंगे, 10 लाख कब देखेंगे? भाई डाउट क्यों पूछना, ये तो मैं खुद बताऊंगा ना तुमको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। बस वेट करो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, है ना। जो चीज फ्यूचर में आएगी उससे रिलेटेड डाउट्स तभी देखेंगे, डाउट्स बनेगा ही नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको। और देखिए कितना अच्छा समरी बना दिया। और आप देखो पिछली क्लास में यही सब बताने में मुझे 1.5 घंटे लग गए थे, अभी फटाफट देखो रिवाइज हो गया। इन इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखो, इन इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखो। पेज नंबर जरूर मेंटेन करो। अब 1-2 क्लास के बाद बुक का पेज नंबर कॉपी पे और कॉपी का पेज नंबर बुक पे जाने वाला है, सो प्लीज पेज नंबर मेंटेन करना है। थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज साथ में रखना चाहते हो, स्नैक्स वगैरह सब रखो। 3 घंटे क्लास देखनी है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ब्रेक पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत स्नैक्स, मान लो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने हैं, घर का कुछ बना हुआ रखना है, नाश्ता वास्ता साथ में, ज्यादा नहीं। या फिर एक प्रॉपर ब्रेक जो मिलता है आपको बीच में 15 मिनट का, उसमें किया करो। पानी रखो साथ में, और भूख वूख लगने वाली बात रहो, जो ब्रेक मिलता है 1-1.5 घंटे के बाद, उसमें आप 10 मिनट वीडियो से दूर हट जाओ, अपना नाश्ता वास्ता करो, जो करना है, चाय वाय पीना हो, जो भी आपको बीच में एक एनर्जी के लिए कुछ करना हो, है ना। डन। प्लीज ऊपर वाली बातें जरूर लिखें। आपका कोई फ्रेंड कहता है ना आपको कि वो वीडियो को 1.5x की स्पीड में देख रहा है और 2x की स्पीड में देख के उसने कोर्स जल्दी खत्म कर लिया है, तो उसको कॉपी नहीं करना है और ना उसको समझाना। तो उसको समझाने की उस तुमसे समझेगा ही नहीं, वो वाहवाही लूट रहा है, वो अपने आप को सुपर स्मार्ट समझ रहा है। कौन? जो बच्चा 1.5, 1.75 और 2x की स्पीड से वीडियो को खत्म कर ले रहा है, उसको तुमको समझाना भी नहीं है और तुमको उसको फॉलो भी नहीं करना है, क्योंकि वो जब अपना कोर्स कंप्लीट करेगा ना डबल स्पीड से देखने के बाद, तब उसको रियलाइज होगा कि उसने सारा टाइम बर्बाद कर दिया है। अभी उसको रियलाइज नहीं होगा, अभी तो वो बहुत खुश है, अरे वाह 100 घंटे की क्लास उसने 50 घंटे में उड़ा दी, वाह उसका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो रहा है। फंस जाएगा वो आगे जाके, जब उसको कॉन्सेप्ट रिटेन नहीं होंगे, उसने प्रॉपर क्लास नोट्स नहीं बनाए होंगे, प्रॉपर टीचर के होमवर्क नहीं बनाए होंगे। उसको तो जल्दबाजी थी ना, मुझे कोर्स जितनी जल्दी खत्म करना है कर लेना है। वो राजधानी में बैठना चाह रहा है पहले ही दिन। बैठने दो, मतलब तुमको इग्नोर करके चलना है ऐसी चीजों को। आपके कोई दोस्त इस तरीके की बात बताते हैं कि भाई स्पीड में करके वीडियो देख, हम करेंगे स्पीड, एक बार हमारी वेवलेंथ मैच कर जाए, मैं आपको खुद बोलूंगा अब स्पीड थोड़ी बढ़ा के देख सकते हो। अभी नहीं, अभी सब्जेक्ट नया है, हर चीज को समझना है, काफी सारे आदतों को चेंज करनी है, प्लीज अभी नहीं, है ना। डन। वीडियो रोक के लिख लिया ऊपर वाली चीज। नेक्स्ट समरी। सेक्शन 7-8 ऑफ IGST एक्ट में हमें डेफिनेशन मिलेगा। कहां पढ़ाएंगे सर इसको? प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल फिर से दे दिए। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट गुड्स और सर्विसेज का अलग अलग दिया हुआ है 10, 11, 12, 13 IGST एक्ट में।
सर सेक्शन 11 कब लगाते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में। ऐसे ही सेक्शन 13 कब लगाते हैं? जब सप्लायर और रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया हो। सर सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से कोई एक या दोनों अगर आउटसाइड इंडिया हो तो फिर हमें सेक्शन 13। ऐसे समझो अभी फिलहाल कि अगर दोनों में से कोई एक इंडिया के बाहर है, सर्विसेज का केस है, और सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से कोई एक बंदा बाहर है, तो हमें सेक्शन 13 में जाना पड़ेगा। यानी सेक्शन 12 कब लगेगा? जब दोनों इंडिया में हो। कौन कौन? लोकेशन ए, सप्लायर एंड रेसिपिएंट। सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 की हेल्प से निकलता है, और दोनों में से कोई एक इंडिया के बाहर है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 की हेल्प से निकलता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो तो सेक्शन 11 की हेल्प से निकलता है। अदरवाइज इंडिया में ही गुड्स यहां से वहां जा रहा है, चाहे सेम स्टेट हो डिफरेंट स्टेट हो, तो सेक्शन 10 की हेल्प से प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है। एक नई बात बता दी आपको यहां पर बातों ही बातों में, आगे पढ़ेंगे भी सिलेबस में। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा चार्ट है और ये तुम अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हो। शेयर विथ फ्रेंड्स। शेयर विथ फ्रेंड्स। मान लो कोई नॉलेज शेयरिंग करना चाहते हो, फ्रेंड्स तुम्हें कुछ बताते हैं, तुम फ्रेंड्स को कुछ बताते हो। ईगो को साइड रख के, तुम्हें कितनी नॉलेज है, मुझे कितनी नॉलेज है, ये ईगो है। तुम किस टीचर से पढ़ रहे हो, मैं किस टीचर से पढ़ रहा हूं, ये भी ईगो है। तुम्हारे टीचर कितने अच्छे और मेरे टीचर कितने अच्छे, इन सब की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और कोई तुमको दबाए तो बहुत सारे पॉइंट मैंने दिए पिछली 4-5 क्लास में। सवाल तुम पूछ सकते हो या तुमसे कोई पूछ सकता है। तो तुम कितना अच्छा नॉलेज गेन कर रहे हो, तुमको मैंने आइडिया दे दिया है। अब ये एक तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा, फ्रेंडली बिहेवियर होगा जिसके साथ वो तुम्हें कुछ सिखाता है, तुम उससे कुछ सीखना चाहते हो, तुम उसे कुछ सिखाना चाहते हो, वैसे बच्चों के साथ तुम ये सब डिस्कशन कर सकते हो। यार जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट है B2B B2C सप्लाई का, पता है क्या है? तो इस तरीके का डिस्कशन, एक कैजुअल सा डिस्कशन तुम कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग जो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं कि दो बिजनेसमैन, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बट यहां देखो अगर सामने वाला बिजनेसमैन रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको B2C बोलते हैं जीएसटी में। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इसमें। पिछली क्लास में हम लोगों ने लोकल सेल्स टैक्स के क्वेश्चन किए थे, जहां पर हमने बात की थी कि जो भी परचेज पर आप टैक्सेस पे करते हैं उस पर आपको आईटीसी इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलता है, वो कॉस्ट का पार्ट हो जाता है, जिसके कारण टैक्स ऑन टैक्स होता है, जिसके कारण कास्केडिंग इफेक्ट होता है। और हमने पढ़ा वैट में ऐसा नहीं था। वैट में जो भी आप परचेज पे टैक्सेस पे कर रहे थे उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जा रहा था, और वो क्रेडिट आप अपनी आउटपुट वैट लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ भी कर रहे थे। अब वैसी सिमिलर चीज हम लोग जीएसटी में भी आज डिस्कस करेंगे। हमारी बात पिछली क्लास में और अभी भी किससे रिलेटेड हो रही है? इंट्रा स्टेट। हम अभी सारे एग्जांपल कौन से दे रहे हैं? इंट्रा स्टेट के। सेल परचेज विद इन सेम स्टेट हो रही है, इंट्रा। न हम अभी आईजीएसटी की बात कर रहे हैं, न हम अभी सीएसटी की बात कर रहे हैं। अगर हम प्री जीएसटी में जाए तो सीएसटी, हम सीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं। और पोस्ट जीएसटी में आईजीएसटी, हम अभी आईजीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं। आज करेंगे उसकी भी बात, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। सामने में आपके एक एग्जांपल है, वीडियो रोको, लिखो। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ डिफरेंट एग्जांपल दिए थे। ए से बी ने सेल किया, बी ने सी को सेल किया, ए ने बी को, बी ने सी को। ए ने टैक्स लगा के बी को भेजा, बी ने उसको कॉस्ट में ऐड कर दिया, फिर बी ने उस पर टैक्स लगा के सी को बेचा। इस तरह के एग्जांपल थे। अभी मैंने थोड़े एग्जांपल चेंज कर दिए। ए बी सी 3 तरीके के लोग नहीं दिए, सिर्फ मैं एक बिजनेसमैन पे फोकस कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट वही बताऊंगा लेकिन थोड़े डिफरेंट मैनर में। तो पिछली क्लास में भी एग्जांपल दिए थे, अब आज की क्लास में कॉन्सेप्ट वही है कि लोकल सेल्स टैक्स में परचेज पर पे किए हुए टैक्सेस को कॉस्ट में ऐड करेंगे, उसका कोई क्रेडिट, कोई इनपुट टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन रिवीजन भी हो गया और एक नए एग्जांपल भी आपके पास ऐड होना हो गए।
पर्पस ये है कि इससे रिवीजन भी हो जाएगा और आपके नए एग्जाम्पल भी ऐड ऑन हो जाएंगे। नई क्लास में कुछ तो नया पढ़ो, तो नया तो कुछ नहीं पढ़ रहे, नया एग्जाम्पल आपके नोट्स में आ जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर पिछली क्लास में कुछ डाउट्स था, मान लो पिछली क्लास तुमने मेरे से ली, खत्म हो गई, लेकिन आपके मन में कुछ रह गया, यार सर सामने में रहते ना तो सर से ये सवाल पूछ लेते, या सर एक दो एग्जाम्पल और करा देते ना तो और क्लैरिटी आ जाती। आपने ये सोचा होगा और ये मुझे पता चल गया, देयर इज अ टेलीपैथी बिटवीन बोथ ऑफ अस। तुम क्या सोचते हो ये मुझे पता चल जाता है और मैंने एग्जाम्पल ड्राफ्ट कर दिया आपके लिए। कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, नया एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा। लिखिए फटाफट वीडियो रोक के। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। अब देखो, वीडियो रोक के आपने लिख लिया, राइट। अब आपके पास कैलकुलेटर भी था और आपने वीडियो रोका हुआ ही था। पिछली क्लास आपने अच्छे से अटेंड कर ली थी, पिछली क्लास आपने अच्छे से अटेंड कर ली, पिछली क्लास आपने अच्छे से रिवाइज कर ली, कैलकुलेटर भी आपके पास है। तो आप चाहते, एक अंदर से विलिंगनेस होनी चाहिए थी। मैंने क्या बोला, कैलकुलेटर आपके पास है, अब सर की कैलकुलेशन से पहले आपका कैलकुलेशन आना चाहिए। कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी भी बताया क्या कि लोकल सेल्स टैक्स में अगर आप परचेज पर कोई टैक्सेस पे कर रहे हो तो उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो कॉस्ट है, कॉस्ट का ही पार्ट बना रहेगा। अब आपको कैलकुलेटर चलाना था यहां रफ में, 2-3 रफ पेज आप अपने पास रखो। अब एक तो मेरी बुक, एक मेरी कॉपी हो गई, सामने में मोबाइल कैलकुलेटर या फिर आपका मोबाइल लैपटॉप या डेस्कटॉप, क्लास चल रही है, एक रजिस्टर हो गई जिसमें आप नोटिंग कर रहे हो, एक मेरी बुक हो गई। इसके अलावा 2-3 पेज रफ पेज आप रखो रफ वगैरह करने के लिए। अब जैसे यही एक आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लो, मेरे बताने से पहले कर सकते हो क्योंकि ये पिछली क्लास से कनेक्टेड है। करना चाहते हो वीडियो रोक के कर लो, खुला है आपके लिए। मैं बोलूं तब आप करोगे नहीं, पिछली क्लास ली है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिवीजन कर चुके हो, डाउट मेरे से पूछ चुके हो, बनाओ। क्या कहता है, अब मैं बना रहा हूं, एज्यूमिंग कि तुम बना चुके हो, तुम्हारे पास आंसर रेडी है, वीडियो रोक के तुम ये काम कर चुके हो। परचेज गुड्स लोकली फॉर ₹2,20,000 इंक्लूडिंग 10% सेल्स टैक्स, मतलब इसके अंदर सेल्स टैक्स भी है। तो ठीक है ना, रहने देंगे इसके अंदर क्योंकि हमें इसका क्रेडिट तो लेना नहीं है। परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्स 220 ही रह जाएगा। अब इसमें प्रॉफिट मार्जिन है 50% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना है 2,20,000 और इसका 50% कितना 1,10,000। प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल प्राइस निकल जाएगा और सेल प्राइस में सेल्स टैक्स जोड़ेंगे तो कॉस्ट टू द कंज्यूमर हो जाएगा। बोला सर सेल्स टैक्स का रेट वही है जो परचेज पर लगा हुआ है। सर परचेज किया और मार्जिन जोड़ के उसको बेच दिया, आपने कोई उसका फॉर्म तो चेंज किया नहीं। मोबाइल खरीद के मोबाइल बेच रहा हूं तो टैक्स रेट तो सेम ही रहेगा, लैपटॉप खरीद के लैपटॉप बेच रहा हूं तो टैक्स रेट तो सेम ही रहेगा। आपने कुछ खरीदा और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के बेचा तो रेट थोड़ी ना चेंज होगा। और एक बात, इस 2,20,000 में टैक्स का अमाउंट निकालना चाहते हो तो निकल जाएगा। सर ये इंक्लूडिंग 10% सेल्स टैक्स है, तो यानी ये इक्विवेलेंट टू कितना है, इक्विवेलेंट टू 110%। सर नॉर्मल जो आप लोग कैलकुलेशन करते हो, अकाउंट्स में किए होगे, कहीं मैथ्स में किए होगे, 2,20,000 में 10% टैक्स ऐड है तो ये 110 के बराबर है। टैक्स का फिगर निकल सकता है सर, यहां टैक्स का फिगर निकल सकता है कितना 2,20,000 डिवाइड बाय 100 प्लस टैक्स का फिगर कितना 10, 110 के बराबर। अब इंटू 10 कर दो, इंटू 10 करते ही 20,000 रुपया आ जाएगा टैक्स का फिगर। लेकिन इसका कोई काम ही नहीं है इसमें। हाँ, ये पैसा आपने जिससे भी परचेज किया है, ये माल किसी से तो आपने परचेज किया है, उसने गवर्नमेंट को 20,000 टैक्स दिया है, तुमने नहीं दिया है। तुमने ये सामान जिससे खरीदा है उसको तुमने 2,20,000 दिए हैं, उसने पीछे गवर्नमेंट को 20,000 रुपए दिए हैं। तुमने नहीं, जिससे तुमने खरीदा है उसने पीछे गवर्नमेंट को 20,000 दिए हैं। अब तो तुम आगे दोगे। कॉस्ट टू द कंज्यूमर और टैक्स लायबिलिटी, कोई आईटीसी का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं था, यही बताया था वैट के पहले कोई आईटीसी का कॉन्सेप्ट नहीं था स्टेट लेवल में सेल्स टैक्स के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस टैक्स, नॉट टॉकिंग अबाउट एक्साइज ड्यूटी, मैं बात कर रहा हूं सेल्स टैक्स की विद इन द
स्टेट सेल वाली। सिंपल सा आंसर है इसका। वीडियो रोक के सब लिख चुके थे, और कुछ ऐड ऑन करना है तो कर लो। जो जो चीज मैंने लिखी है छोटी छोटी चीज, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर ये सब चीज तो साथ साथ नोट करते जाओ, मतलब बोलने में मैं ओवरलैप करके बगल में कुछ लिख रहा हूं तो ये लिखते जाया करो साथ में, है ना। अब नेक्स्ट आंसर बहुत सिंपल है इसका। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्लास डिस्कशन, सर आप कॉस्ट टू द कंज्यूमर निकालना चाहते हो तो परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्स, आपको यहां कोई आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। लोकल सेल्स टैक्स रिजिम, यानी रिजिम मतलब एरा, उस समय, किस समय, लोकल सेल्स टैक्स के समय, कब, वैट से पहले, जीएसटी वैट से भी पहले का जो समय था लोकल सेल्स टैक्स का, वहां आपको जो परचेज पर टैक्स पे करते थे उसका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, वो कॉस्ट का पार्ट हो जाता था। अब उस पर आप प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दो, सेल प्राइस आ जाएगा। अब अपना सेल्स टैक्स जोड़ दो, ये आपका आउटपुट टैक्स है ना, आउटपुट टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट आ गया, कास्केडिंग इफेक्ट आ गया ना। 2 लाख रुपए पे पहले 20,000 का टैक्स दिया जा चुका था, वही 2 लाख वापस 3 लाख के अंदर है, फिर से टैक्स लग रहा है। और तो और इस 20,000 पे भी टैक्स लग रहा है, और उस 20,000 के कारण तुम्हारा सेल प्राइस भी ज्यादा हो गया क्योंकि तुमने मार्जिन 50% उस पे भी जोड़ दिया। तो ये सब क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक, अभी तुम वापस 3,30,000 पे टैक्स कस्टमर से लोगे, कितना, 33,000। कॉस्ट टू द कंज्यूमर कितना, 3,63,000। गवर्नमेंट को तुम सेल्स टैक्स एक बार परचेज के थ्रू पिछले सेलर ने दिया गवर्नमेंट को 20,000, अब एक बार तुम और दोगे, कितना, 33,000 रुपए। एक बार पीछे 20,000 की कमाई गवर्नमेंट को हो चुकी है, जो अब नए इस बायर को पता नहीं है, नए बायर को पता नहीं है। वो तो बेचारा सोच रहा है कि गवर्नमेंट को 33,000 रुपए ही मिल रहे हैं। अरे बेवकूफ, गवर्नमेंट को तो 20,000 रुपए और पहले मिल चुके हैं, जो अभी कॉस्ट का पार्ट बन गया है। यही तो डिमेरिट थी, यही तो डिफेक्ट था पिछले सिस्टम में। इसी को तो दूर करेंगे वैट के अंदर। लिखो फटाफट, यहां कुछ छूट तो नहीं रहा। डन। आपने परचेज पर टैक्स पे किया, उसको कॉस्ट में ही ऐड रहने दो। फटाफट मार्जिन जोड़ के सेल्स प्राइस पे पहुंचो, टैक्स जोड़ के कॉस्ट टू द कंज्यूमर पे पहुंचे। कॉस्ट टू द कंज्यूमर का मतलब क्या है, आपको लास्ट में अपनी सेल प्राइस में, आपको अपनी सेल प्राइस में टैक्स का पैसा जोड़ना पड़ेगा, तब निकलेगा कॉस्ट टू द कंज्यूमर। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। बहुत सिंपल है, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं था। टैक्स की फिगर कैसे निकालनी है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस है तो उसको 100 प्लस टैक्स की फिगर से डिवाइड कर दो और इनटू कर दो टैक्स की फिगर से, तो टैक्स का अमाउंट आ जाता है। कैलकुलेटर पे तुम कर सकते हो, तुमने अकाउंट्स में मैथ में सीखा हुआ होगा से, वरना मैं तो सिखा ही ना हूं। मैं एज्यूम नहीं कर रहा कि तुमको आता है, मैं सिखा रहा हूं। ठीक सर, क्वेश्चन में जब सेल प्राइस दी रहेगी तो ये सब काम नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में सेल प्राइस दी भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में सेल प्राइस नहीं दी हुई है तो मुझे परचेज कॉस्ट में खर्चा प्रॉफिट जोड़ के सेल प्राइस पे पहुंचना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में सेल प्राइस परचेज प्राइस दिया रहता है, तब ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस्ट कितना, उसमें खर्चा ऐड करो, वो सब करने की जरूरत नहीं है। वैसा क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा, बट ये अपना क्लीन है। अब इसी को वैट में करते हैं। वैट में करेंगे तो क्या होगा, मैं लिख दूं एक बार। मैं अगर इसी क्वेश्चन को वैट में करूंगा तो क्या होगा, पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट याद करो। अगर सेम कॉन्सेप्ट को हम वैट में लेके जाते हैं, से सेल्स टैक्स की जगह वैट आ गया 10%, तो सर क्या किए थे पिछली क्लास में, इस 2,20,000 में से आप 20,000 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल के माइनस कर दोगे, आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख पे 50% मार्कअप जोड़ोगे, आ जाएगा 3 लाख। और 3 लाख पर तुम 10% 30,000 रुपए वैट जोड़ोगे तो कॉस्ट टू द कंज्यूमर कितना आ जाएगा, 3,30,000। और 30,000 में से जो सेल्स टैक्स की आपकी वैट लायबिलिटी है सेल पे, उसमें से आप पुराना वाला आईटीसी माइनस कर दोगे तो नेट टैक्स कितना आ जाएगा, 10,000। यही तो करेंगे, अब यही तो करेंगे वैट में। यही पिछली क्लास में सिखाया भी था सर, पिछली क्लास में यही सिखाया भी था क्या, कि जो आपकी परचेज प्राइस है इंक्लूडिंग टैक्स, तो उसमें से टैक्स का फिगर माइनस करोगे क्योंकि उसका आईटीसी मिलता है। तो ये हो गया परचेज कॉस्ट नेट ऑफ टैक्सेस, नेट ऑफ आईटीसी। अब अपना सेल प्राइस वैट जोड़ के कॉस्ट टू द कंज्यूमर पे पहुंच जाओ।
अब जो तुमको आईटीसी मिला था परचेज पर पे किए हुए टैक्स का आईटीसी मिलता है एक वैट में, और दूसरा वो सेट ऑफ हो जाता है किससे, तुम्हारी आउटपुट वैट लायबिलिटी से, तो सेट ऑफ हो गया। एक बार शुरू में गवर्नमेंट को 20,000 मिला, अब मिलेगा 10,000, टोटल गवर्नमेंट की कमाई 30,000। ट्रांसपेरेंसी है वैट में, पहले लोकल सेल्स टैक्स में नहीं थी, और ऐसा ही जीएसटी में होता है, बताऊंगा। बगल में लिखना चाहते हो तो लिख लो। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। अगर कुछ ऐड ऑन करना है, एग्जांपल बगल में लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। डन, नेक्स्ट। सर अब ऊपर वाले क्वेश्चन का प्रॉपर प्रेजेंटेशन वैट में क्या होगा सर? सर इंक्लूडिंग वैट 10% आपका था 2,20,000 परचेज कॉस्ट, और अपने को अब परचेज कॉस्ट में से टैक्स का फिगर माइनस करना है, तो वो फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। ठीक, फॉर्मूला सिंपल है, 100 प्लस वैट रेट और इंटू वैट रेट, वही जो ऊपर फॉर्मूला था। नेट परचेज कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दी, सेल प्राइस आ गया। इस सेल प्राइस को क्या कहेंगे? एक्सक्लूडिंग वैट। इस परचेज प्राइस को भी क्या कहेंगे? एक्सक्लूडिंग वैट। अब इसमें वैट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट टू द कंज्यूमर, सेल प्राइस इंक्लूडिंग वैट 3,30,000। अब कस्टमर से कितना लिया? 30,000, लेकिन गवर्नमेंट को कितना देंगे? वो आईटीसी माइनस करने के बाद 10,000 रुपए देंगे। आईटीसी का सेट ऑफ हो जाता है। सर एक्सक्लूडिंग वैट का मतलब क्या है? एक्सक्लूडिंग वैट का मतलब ये नहीं कि वैट नहीं लगेगा, इसका ये मतलब है कि वैट अलग से लगेगा। सर एक्सक्लूडिंग वैट का मतलब ऐसा नहीं कि आगे वैट ही नहीं ऐड करेंगे। एक्सक्लूडिंग वैट का मतलब है कि इस 3 लाख की प्राइस में अभी वैट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, इसको इंक्लूड करो, तो करेंगे तो कितना में बदलेगा? 3,30,000, तो इसको क्या कहेंगे? इंक्लूडिंग वैट। ठीक। अच्छा, बच्चे यहां मुझे मैसेज करते हैं कभी कभार, सर आपने 20,000 रुपए 2 बार माइनस कर दिया है। बच्चे यहां पर घर पे क्लास ले ली, अब बच्चे को डाउट हुआ, सर आपने 20,000 रुपए ना 2 बार माइनस कर दिया है, एक बार यहां माइनस कर दिया और एक बार यहां माइनस कर दिया। ऐसे बच्चे मैसेज करके पूछते हैं, मतलब वो सिर्फ देख रहे हैं माइनस, वो ये नहीं देख रहे कि माइनस क्यों किया। अरे आईटीसी मिलता है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। परचेज पर पे किया हुआ टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। तो आपने परचेज तो 2,20 लिखी है ना, तो माइनस तो करना ही पड़ेगा ना। माइनस नहीं करेंगे तो 2,20 2 लाख में कैसे बदलेगा? इसलिए माइनस किया, क्योंकि जो परचेज पर टैक्स है वो वैट में कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाता है। परचेज पर पे किए हुए टैक्स का आप क्रेडिट ले लो, क्रेडिट यानी गवर्नमेंट से ये वापस मिलेगा, तो वापस मिलेगा तो गवर्नमेंट को दोगे ही क्यों? कस्टमर से 30,000 लेंगे और गवर्नमेंट को 10,000 देंगे, तो ये प्रोसेस हो गया सेट ऑफ। हम यहां अपनी आउटपुट लायबिलिटी से अपना परचेज वाला जो क्रेडिट है वो सेट ऑफ कर रहे हैं, और ऊपर परचेज में फिगर मिक्स है इसलिए हटा रहे हैं। तो ये 2 अलग अलग सीट है। इस सीट में क्या निकाला? कॉस्ट टू द कंज्यूमर। इस सीट में क्या निकाला? नेट वेट लायबिलिटी। तो ऐसे नहीं सोचो कि सर ने डबल बेनिफिट ले लिया, 20,000 का 2 बार माइनस कर दिया। अरे हम क्या करें? परचेज इंक्लूडिंग टैक्स है तो हटाना ही पड़ेगा ना ऊपर से, ठीक है। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर टैक्स ऑन टैक्स लग जाएगा, कास्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा। अपने को वैट में क्या चाहिए? टैक्स ऑन टैक्स ना हो, कास्केडिंग इफेक्ट ना हो, एक ही गुड्स 2 बार टैक्स ना हो। तो उसके लिए वैट ने क्या किया? इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया, और यही कॉन्सेप्ट जीएसटी में भी है। फर्क क्या है? जीएसटी में नेशनल लेवल पे ये कॉन्सेप्ट है, और पहले वैट में सिर्फ स्टेट लेवल पे होता था। बताऊंगा क्या नुकसान था पहले, आगे एग्जांपल में बताऊंगा। अभी तो लोकल सेल्स टैक्स का डिमेरिट आपको पता चल गया ना, पिछली क्लास और आज की क्लास के रिवीजन में बताऊंगा, डोंट वरी। लिखिए फटाफट इसको। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर जीएसटी पे जाने से पहले एक और एग्जांपल आपके साथ करना चाहता हूं। जीएसटी पे जाने से पहले एक और एग्जांपल आपके साथ करना चाहता हूं, वैट से ही रिलेटेड। इसमें मैंने क्या किया है? 2 बार परचेज किया है, एक बार रॉ मेटेरियल ए और एक बार रॉ मेटेरियल बी, ठीक है। बाकी मैंने आपको क्या दिया? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट मार्जिन, यानी सेल प्राइस नहीं दिया है, तो यानी आपको सेल प्राइस निकालना होगा। अच्छा,
और एक बात मैंने की है इसमें, ठीक, क्या की है? देखो, परचेज पर 5% का टैक्स लग रहा है, रॉ मटेरियल बी के परचेज पर 8% का टैक्स लग रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग करके तुमने फिनिश गुड्स बनाया, यानी फॉर्म चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज, तो रेट भी चेंज हो गया। कितना हो गया? 10%। तो एक कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं मैं तुमको साथ में, एक कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं साथ में कि देखो, रॉ मटेरियल, अभी ऊपर क्या बताया था, मोबाइल खरीद के मोबाइल बेचोगे तो रेट क्यों चेंज होगा, लेकिन अभी क्या कर रहे हो तुम? क्या खरीद रहे हो? रॉ मटेरियल ए, और क्या खरीद रहे हो? रॉ मटेरियल बी, और क्या बना रहे हो? फिनिश गुड्स। फॉर्म चेंज करोगे तो रेट चेंज होना चाहिए ना, तो मैंने देखो रेट भी चेंज कर दिया। तो यानी अभी तक जो भी आप एग्जांपल कर रहे थे पिछली क्लास में और आज अभी ऊपर, सब में परचेज पर टैक्स का रेट और सेल पर टैक्स का रेट सेम सेम चल रहा था, अभी मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग है तो तुम्हारा ध्यान एक्साइज पे जाएगा, एक्साइज ड्यूटी का भी कॉन्सेप्ट नहीं पड़ रहा है, तो इग्नोर एक्साइज ड्यूटी, ठीक। और देखो मैंने क्या किया है, अभी तुमको फॉर्मूला बताया था ना ऊपर, तो सर पढ़ा के क्लास में ही कनेक्ट कर दे रहा हूं, पढ़ाऊं भी रहा हूं और क्लास में रिवीजन भी करवा दे रहा हूं। अभी अभी तुमको मैंने इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग क्या होता है बताया। एक्सक्लूडिंग का मतलब अलग से टैक्स देना है, टैक्स देना है कि नहीं देना है? देना है, और उस फिगर के अलावा देना है। और इंक्लूडिंग का मतलब उस फिगर के अंदर टैक्स का फिगर है, और फॉर्मूला भी दे दिया, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो तो टैक्स का अमाउंट अलग हो जाता है। अब दिमाग तुमको लगाना है, मैं तो क्या लिख रहा हूं, रॉ मटेरियल ए इंक्लूडिंग 5% वैट, यानी इसके अंदर 5% वैट है, और रॉ मटेरियल भी एक्सक्लूडिंग वैट, यानी इस 2 लाख के अंदर वैट अभी नहीं है, बट तुमने पे किया है परचेज पे, तुमने रॉ मटेरियल ए की परचेज पर जो वैट पे किया है, हां वो 1,05,000 के अंदर है, और रॉ मटेरियल बी पे तुमने वैट पे किया है 8% से, वो तुम्हें कैलकुलेट करना, और वो 2 लाख के अलावा पे किया अलग से, तो अलग से पे किया है, हां पे किया है कितना, तो 2 लाख का 8%, 16,000। चलो ये मैंने बता दिया। अब तुम परचेज कॉस्ट निकाल लो, उसमें टैक्स का अमाउंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वैट है, खर्चे प्रॉफिट जोड़ दो तो सेल प्राइस पे पहुंच जाओगे, वैट लगा देना तो तुम क्या पहुंच जाओगे, कॉस्ट टू द कंज्यूमर पे, और फिर एक वैट पेबल का टेबल बनाना, वैट ऑन सेल्स और माइनस आईटीसी। आईटीसी तुम्हारे पास दो है, रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी की, तो मुझे लगता है क्वेश्चन तुम बना लोगे। वीडियो रोको, बनाओ, आगे मत देखना। सर मेरा नोट्स खराब हो जाएगा, तो रफ पेज में पेंसिल से बना लो। तुम्हारे पास रफ पेज है? नहीं है, ले आओ, वीडियो रोको, रफ पेज की अरेंजमेंट करो और खुद से बनाओ। अभी जितना पढ़ाया और पिछली क्लास में जितना पढ़ाया उसके बेसिस पर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे लगता है तुमसे ये क्वेश्चन बनेगा, सही गलत जो भी बने। कैलकुलेटर भी तुमको दे दिया, रफ पेज भी दे दिए, पेंसिल भी दे दिया, पिछली 2-3 क्लास में सब दे दिया तुमको, कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, है ना। मेरे आगे वीडियो स्टार्ट मत करना, वीडियो रोको, इसको नोट करो, बनाओ। जब तक तुम बना ना लो तब तक वीडियो को रोके रखना, मेरा आंसर मत देखना। तुम भी वीडियो रोको, मैं भी वीडियो रोकता हूं, तुम भी आंसर बनाओ, मैं भी आंसर बनाता हूं, ब्रेक नहीं लेंगे अभी, है ना। मजेदार बात, इतना फ्रीडम तुमको कहां मिलेगा। लाइव क्लास और फेस टू फेस क्लास से ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में यहां पढ़ेंगे, और मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूं 2 तरीके से, एक क्लास का टास्क कंप्लीट करो, दूसरा डाउट, तीसरा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। फॉलो करते रहो, तुम्हारे टैक्स की नैया पार लगेगी। एक दिन आएगा तुम कहोगे कि सर मेरे ग्रुप 1 में बाकी सब्जेक्ट में भी आप ही के जैसे फैकल्टी मिल जाते तो मजा आ जाता। ये तुम कहोगे मुझे, आज नहीं कहोगे, 10 क्लास 20 क्लास 30 क्लास के बाद जरूर कहोगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फीडबैक हैं कि सर ग्रुप 1 के बाकी सब्जेक्ट भी आप ही पढ़ा देते, रिकॉर्डेड लेक्चर तो हमने ली लेकिन आपके जैसा लेक्चर नहीं मिला। रिकॉर्डेड लेक्चर तो ली लेकिन आपके जैसा लेक्चर और आपके जैसा लेक्चर के अंदर जो एक्सपीरियंस है वो हमें कहीं और नहीं मिला। काश आप हमें दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा देते, काश आपके पास दूसरा सब्जेक्ट भी मिल जाता, काश आपके जैसा कोई फैकल्टी हमें दूसरे सब्जेक्ट में मिल जाता। ऐसे फीडबैक अपने पास काफी सारे हैं। वीडियो रोकिए और बनाइए, जब तक आंसर पे ना पहुंच जाओ वीडियो रोके रहना, मेरा आंसर देख के चिटिंग ना करना।
रुको वीडियो भाई, मेरे आंसर की तरफ मत जाओ। नोटिंग करने से किसी का भला नहीं होगा। मैं लिखाऊंगा तुम लिखोगे, मैं लिखाऊंगा तुम लिखोगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। नहीं नहीं सर, हम क्लास फिनिश कर लेते हैं, नोटिंग कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करते समय अपना दिमाग लगाएंगे। ना ना, ये काम मत करो। तुमको पिछली क्लास में पढ़ा दिया, अभी ऊपर रिवीजन करा दिया, फॉर्मूला दे दिया, और क्या चाहिए। सेल प्राइस मिसिंग है, कैसे निकालते हैं ऊपर बता दिया है, रेट्स दिए हुए हैं। बनाइए बनाइए, मत देखिए मेरा आंसर का वेट मत कीजिए, बनाइए वीडियो रोक के। चलिए सर, मैं आपको इनकरेज ही कर सकता हूं बनाने के लिए, बाकी तो आपकी मर्जी। आप मत मेहनत कीजिए, मत कैलकुलेशन कीजिए। मैंने ऑप्शन दे दिया, आप मेन नोट्स से हट जाओ, रफ पेज पे आ जाओ। रफ पेज पे आप पेंसिल पेन जिससे भी बनाना है बनाओ। और आपने सही बनाया गलत बनाया देखने कौन जा रहा है। गलत हो गया तो भी कोई बात नहीं, सही हुआ तो और अच्छी बात है। अगर मैच कर गया आपका मेरा आंसर तो बहुत अच्छी बात, नहीं इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। और गलती हुई आपसे तो कौन सा एग्जाम कल देने जा रहे हैं। लर्निंग है और स्टार्ट के अभी तो 10 लेक्चर भी नहीं हुए, गलती हो रही तो होने दो। चलिए सर, बहुत सिंपल सिंपल मैंने यहां समझाया। मैंने क्या समझाया यहां पे आपको, मैंने आपको बोला 2 रॉ मटेरियल है, एक पर आपका इंक्लूडिंग वैट है, तो इसमें से वैट की फिगर हटा दो, आपका 1 लाख रुपया कॉस्ट आ जाएगा। जब आप वैट की फिगर हटा देंगे तो 1 लाख रुपया का कॉस्ट आएगा, ठीक। और इसमें वैट की फिगर है ही नहीं, टैक्सेस इसमें नहीं, इसके अलावा है 16,000 रुपए। ये जो रॉ मटेरियल भी आपने खरीदा है 2 लाख में नहीं खरीदा है, 2,16,000 में खरीदा है। आपने 8% वैट अलग से दिया है, इसको लोकल परचेज हो रही है, क्योंकि आप परचेज पर भी वैट पे कर रहे हो और सेल पर भी वैट। और हम बात अभी लोकल की कर रहे हैं, विद इन द स्टेट की। तो ये तो 2 लाख का 2 लाख रह गया, और 4 लाख का आपका खर्चा प्रॉफिट, तो आपकी 7 लाख की सेल प्राइस आ गई। और 7 लाख की सेल प्राइस पे 10% वैट, कितना 70,000 आ गया। और आपको बोलना है वेट पेबल निकालना है, यानी इसमें से हमें आईटीसी माइनस करना पड़ेगा। आईटीसी दो है आपके पास, एक 5,000 रुपए और एक 16,000 रुपए, 21,000 माइनस कर दोगे। सर 16,000 माइनस करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, आपने दिया है। बोला सर आपने माइनस करना सिखाया था ना कि 5,000 यहां माइनस करेंगे तो नीचे माइनस होगा। ऐसा थोड़ी सिखाया कि ऊपर माइनस होगा तो नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस नहीं होगा तो नीचे माइनस नहीं होगा, ऐसा नहीं सिखाया। आपने परचेज किया है, हाँ। क्या आपने परचेज पर टैक्स पे किया है? हाँ। एक पर आपने 16,000 पे किया और एक पर 5,000। 5,000 1 लाख के 5,000 के अंदर है और 16,000 2 लाख के अलावा है। कैसे पता चल रहा है? इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग से। बस यही प्रेजेंटेशन आपको सिखानी थी, इसमें कुछ करना थोड़ी है, कुछ करना थोड़ी है बॉस। चलिए, यहां कुछ लिखना नहीं भी चाहते हैं तो चलेगा, इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अगले एग्जाम इसके सॉल्यूशन में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। लिखना चाहते हो बगल में लिख लो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। सर क्या ये एग्जाम में आएगा? एग्जाम में जीएसटी और जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हम अभी क्या सीख रहे हैं? जीएसटी के पहले वैट, वैट के पहले लोकल सेल्स टैक्स। तो जो भी एग्जांपल करा रहा हूं आपके बेस के लिए बनवा रहा हूं, और ये ऐसे एग्जांपल जीएसटी के भी हैं। आपका एक कैलकुलेशन शार्प हो रहा है। क्या हुआ? लोकल सेल्स टैक्स की जगह वैट आ गया, फॉर्मेट वही है। वैट की जगह क्या आएगा? जीएसटी। फॉर्मेट ऐसा ही कुछ रहेगा, कैलकुलेशन तो यही रहेगी ना। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का कॉन्सेप्ट आप सीख चुके। सेल प्राइस नहीं दिया है तो कैसे निकालना है सीख चुके। परचेज में अगर टैक्स इंक्लूड है तो उसको हटा के कैसे पहुंचना है नेट ऑफ टैक्सेस पे, और उसके बाद कैसे उसमें खर्चे ऐड करके सेल प्राइस पे पहुंचना है, ये सब सीख चुके। यही सब चीज एज इट इज अभी जीएसटी में काम आनी है। बट क्या ये एग्जाम में आएगा? ये जो भी आपके सामने है नहीं आएगा। लिख दिया है मैंने, नॉट फॉर एग्जाम बट कॉन्सेप्ट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में भी आईटीसी है और आईटीसी में वही होता है जो यहां हो रहा है वैट में। तो अब जब फ्यूचर में आप रिवीजन नोट्स और समरी नोट्स बनाओगे उसमें ये नहीं जाना चाहिए। नॉट फॉर रिवीजन और समरी नोट्स, नॉट फॉर रिवीजन और समरी नोट्स। सर मैं रिवीजन नोट्स बनाना चाहता हूं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, समरी नोट्स बनाना चाहता हूं, रिवीजन नोट्स समरी नोट्स, क्या उसमें ये जाएगा? नहीं जाएगा।
फॉर्मूला जाएगा कि इंक्लूडिंग में जीएसटी का अमाउंट कैसे निकालेंगे या वैट का अमाउंट या टैक्स का अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला जरूर जाएगा। फॉर्मूले में से टैक्स का फिगर हटा दिए, अब 1,05,000 में से 5,000 हटाओ और या फिर सीधा मल्टीप्लाई विथ 100 करो। सर मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, 5,000 कैसे आएगा? अगर आप 1,05,000 में डिवाइड बाय 100 प्लस 5 इंटू 5 करेंगे तो 5,000, फिर 5,000 माइनस करो। इससे अच्छा डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो 100 प्लस 5 से, क्योंकि फिगर इंक्लूसिव थी, 100 प्लस 5 से तो डिवाइड करना ही है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा वो फिगर आ जाएगी। इस बार फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज, बी एक्सक्लूडिंग है तो सीधा 2 लाख, खर्चे प्रॉफिट से सेल प्राइस आ गया, कॉस्ट टू द कंज्यूमर पूछा नहीं है तो सीधा वैट के टेबल में हमें वैट ऑन सेल्स आ गया और उसमें 2 आईटीसी माइनस कर दिए। एक आईटीसी इंक्लूडिंग वाला था और एक आईटीसी एक्सक्लूडिंग वाला। एक्सक्लूडिंग वाला डायरेक्ट निकलता है, 2 लाख का 8%, वो मैंने ऊपर बता ही दिया था, नेट वेट आ ही चुका। तो सर ये जो आप कैलकुलेशन सीख रहे हैं, फॉर्मेट प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, सब जीएसटी में काम आएगा। खाली वहां वैट की जगह क्या होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, उसमें भी चलेंगे अभी, डोंट वरी, उसमें भी चलेंगे, डोंट वरी। लिखते हैं, लिखिए इसको, देखिए यहां कुछ लिखना है क्या? डन, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। लिख लिया यहां तक? चलो अब हम आते हैं जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझने के। सर अब फ्रेश कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जीएसटी का, तो यहां वीडियो की टाइमिंग जरूर लिखो। आप अपने रजिस्टर पे इसको तो नोट लिखोगे ही ना। अब यहां पर आपको जो वीडियो का टाइमिंग है ना, 00:00:00 सेकेंड्स की टाइमिंग आपकी वीडियो में टाइमिंग चल रही होगी। आपके घड़ी में क्या टाइम चल रहा है वो नहीं लिखना है, आपके लैपटॉप में क्या टाइम चल रहा है वो नहीं। वीडियो मान लो आज की वीडियो 2.5 घंटे की है, तो कितने आवर्स के बाद, कितने मिनट के बाद ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, वो आप यहां पे टाइम लिखो। ठीक है, मोटा मोटी मुझे लगता है कि 1 घंटे के आसपास ये कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टाइमिंग लिखो अपने रजिस्टर पे। क्यों सर ऐसा क्यों लिखवा रहे हो, ये टाइम क्यों लिखवा रहे हो? सर ये लेक्चर 4 है ना, बेसिक्स ऑफ जीएसटी लेक्चर 4। मान लो कल को तुमको वीडियो से लोकल सेल्स टैक्स रिवाइज नहीं करना है, वैट रिवाइज नहीं करना है, लेकिन वीडियो से तुम क्या चाहते हो, जीएसटी का ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, तो कैसे ढूंढोगे? तो आपका जो क्लास नोट्स है रजिस्टर, उसमें ये टाइमिंग लिखी होगी कि लेक्चर 4 में ये वीडियो सर ने जो समझाना शुरू किया था, ये इतने आवर्स, इतने मिनट, इतने सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ है। ये आपको फ्यूचर में, फ्यूचर देखो मैं हमेशा कह रहा हूं, रिवीजन कहां से करना है? क्लास नोट्स से और मेरी बुक से। बट स्टिल महीने 2 महीने के बाद आप क्लास नोट्स देख रहे हो और रिकॉल नहीं हो पा रहा है, वीडियो से देखना जरूरी है। तो वीडियो में उसको ट्रैक कैसे करोगे? तो ये इंफॉर्मेशन अब आप आदत बनाओ। कभी भी क्लास के अंदर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा हो तो फटाफट उसके वीडियो की टाइमिंग लिख लो। मेरा जो वीडियो की टाइमिंग आ रही है, तुम्हारे लैपटॉप की और डेस्कटॉप की टाइमिंग नहीं, वीडियो में जो टाइमिंग आ रही है, कितने मिनट के बाद, कितने आवर्स के बाद ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, आदत बनाना है इसकी। कहां लिखना है इसको? अपने रजिस्टर में, जहां आप नोट्स करोगे। अब हम आ गए जीएसटी में। लोकल सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, वैट का कॉन्सेप्ट हो गया। वैट जैसा ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जीएसटी में भी है, खाली जीएसटी में इंट्रा स्टेट सप्लाई में 2 तरीके के टैक्स हो सकते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और या फिर सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। डिपेंड करता है कि सप्लायर रजिस्टर्ड स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में। कॉन्सेप्ट वही है वैट जैसा। क्या सर? टैक्सेस पेड ऑन परचेजेस विल बी एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर अब तुम पूछना चाहोगे क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? क्या अब ये सवाल तुम्हारे, अगर मैं सीधा जीएसटी में समझाता तो दिक्कत होती। अब तो तुम हिस्ट्री जानते हुए आ रहे हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा, कास्केडिंग इफेक्ट होगा, टैक्स पर टैक्स ऐड होगा।
अब तुम्हें पिक्चर क्लियर है वैट और लोकल सेल्स टैक्स के डिस्कशन से। सीधा जीएसटी में आईटीसी बताता तो वही चीज बताता जो मैंने पीछे बताया लोकल सेल्स टैक्स में और वैट में, तो टाइम बच गया ना हमारा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पुराना चीज आपके में मैप बन गया दिमाग में। अच्छा आईटीसी लेंगे नहीं लेंगे तो क्या होगा, परचेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, सेल प्राइस बढ़ जाएगी, टैक्स पर टैक्स लगेगा, डबल टैक्स लगेगा, जो कि जीएसटी में होना नहीं चाहिए। वैट में नहीं हो रहा था तो जीएसटी में कैसे होगा। तो सर यहां आप परचेज पर कौन सा टैक्स पे करोगे, पहले कर रहे थे लोकल सेल्स टैक्स, फिर उसके बाद किए वैट, अब क्या करोगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, एस के जगह पर यूटी, स्टेट की जगह यूटी। अब उस टैक्स का क्या करेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे, किसके साथ, आउटपुट वाली जीएसटी लायबिलिटी के साथ। आपने खरीदा है दो तरीके का टैक्स, और लोकली तो बेचोगे इंट्रा, फिर से दो तरीके का टैक्स। वैट को वैट से सेट ऑफ कर रहे थे, वैट पेड ऑन परचेज को तुम वैट पेड पेएबल ऑन सेल से सेट ऑफ कर रहे थे सेल में, यहां भी वही करोगे। आप जो भी टैक्सेस का परचेज में पे किया उसका क्रेडिट ले लो और उसको फिर सेट ऑफ कर लो, यूटिलाइज कर लो अपनी जीएसटी लायबिलिटी से, जो भी तुम्हारी सेल सप्लाई पे जीएसटी लायबिलिटी आ रही है। लेकिन अब ध्यान रखना आपके पास दो तरीके के टैक्सेस हैं, तो सेंट्रल जीएसटी के क्रेडिट को सेंट्रल जीएसटी की लायबिलिटी से ही एडजस्ट करना, और स्टेट जीएसटी के क्रेडिट को स्टेट जीएसटी की लायबिलिटी से ही एडजस्ट करना। क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है और ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। तुमने परचेज करते समय जो टैक्सेस पे की हो उसी का ही तो क्रेडिट लोगे, और उसी गवर्नमेंट से तो लोगे जिस गवर्नमेंट को तुमने दिया है। अच्छा परचेज करते समय हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, नहीं, हमने जिससे सामान खरीदा है हमने उसको टैक्स दिया, उसने गवर्नमेंट को दिया। तो अब ध्यान क्या रखना है, वैट में तो एक ही टैक्स था, वैट को वैट से एडजस्ट कर दिया, लेकिन अब यहां दो दो टैक्सेस हैं, तो यहां नियम चलेंगे। क्या चलेगा नियम, तुम परचेज पर जो भी क्रेडिट ले रहे हो, परचेज पर तुम जो भी आईटीसी ले रहे हो लो, सीजीएसटी का क्रेडिट लो, एसजीएसटी का क्रेडिट लो, लेकिन फिर सेल सप्लाई पर जो लायबिलिटी है सेम नेचर से सेट ऑफ होगा। सीजीएसटी सीजीएसटी से होगा, एसजीएसटी एसजीएसटी से होगा, या फिर यूटीजीएसटी है तो फिर यूटीजीएसटी से होगा। क्रॉस सेट ऑफ नहीं परमिट है सर, नहीं है, नो क्रॉस एडजस्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी। सर यूटीजीएसटी का तो कॉमन एक्ट सेंट्रल वाला ही है कॉमन, लेकिन उसका हिसाब किताब अलग रहेगा। यूटीजीएसटी का हिसाब किताब अलग रहेगा, स्टेट का अलग ही रहता है। आप क्रॉस सेट ऑफ नहीं करेंगे, मतलब सर परचेज पर जो आपको, ध्यान से सुनिए, परचेज पर जो आपको सीजीएसटी का क्रेडिट मिला है उसको आपको सेट ऑफ नहीं करना है, किससे, सप्लाई के एसजीएसटी लायबिलिटी से। क्रॉस सेट ऑफ सेंट्रल का स्टेट से नहीं होगा, सेम स्टेट का सेंट्रल से नहीं होगा। सिमिलरली आप चाहते हो तो सेंट्रल जीएसटी का सेट ऑफ हम यूटीजीएसटी से नहीं कर सकते, और हम यूटीजीएसटी का सेट ऑफ सेंट्रल जीएसटी से नहीं कर सकते अगर यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में रजिस्टर्ड हो। तो सर ये सारी बातें आपको नोट्स में मिलेंगी आगे, हाँ जी मिलेंगी। सर ये जो मैंने बताया है कौन किसके साथ सेट ऑफ होगा, यही बात हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, सेकंड चैप्टर में, पेमेंट ऑफ टैक्स। मैंने क्या बोला था, पहला और दूसरा चैप्टर आपस में कनेक्टेड है बच्चों, पहला और दूसरा चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। हम अभी गूगल ड्राइव पे कहां पे हैं, पहले चैप्टर में बेसिक्स ऑफ जीएसटी, लेकिन वहां कॉन्सेप्ट कहां का यूज कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर का, पेमेंट ऑफ टैक्स का। टैक्सेस को कैसे पे करना है, टैक्सेस को पे करते समय आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ एंड यूटिलाइज। तो ये सब बातें कहां लिखी हुई हैं, सेक्शन 49 में, जो किस चैप्टर में, अगले चैप्टर में है। प्रैक्टिकली अभी बेस बना रहा हूं आपका, साथ में हिस्ट्री को भी करेक्ट कर रहा हूं कि देखो पहले क्या होता था, तो दोनों मामला साथ साथ क्लियर हो रहा है। इसलिए मैंने शुरू में क्या बोला था, हम अभी जो पढ़ेंगे उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले चैप्टर के हैं और कुछ कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर के हैं, तो साथ साथ ये खत्म होंगे चैप्टर्स। आप जब फ्यूचर में रिवीजन करोगे तो इन दोनों चैप्टर के नंबर ऑफ लेक्चर्स को, कॉन्सेप्ट को, नोट्स को साथ साथ रिवाइज करोगे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। एक बार जब फिनिश हो जाए तो दोनों चैप्टर को मिला के जितने नोट्स हैं वो सारा एक साथ रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपस में क्रॉस कनेक्टेड है।
क्या सीखा यहां पे? सर जीएसटी में सेम आईटीसी का कॉन्सेप्ट लेंगे, बट सेंट्रल जीएसटी के क्रेडिट को सेंट्रल जीएसटी की लायबिलिटी से एंड स्टेट जीएसटी के क्रेडिट को स्टेट जीएसटी की लायबिलिटी से ही एडजस्ट करेंगे, क्रॉस सेट ऑफ नहीं करेंगे। और ऐसा मैं नहीं, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 49 जो हम आगे पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर नंबर 2 में, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, टाइम लिख लो, कल को तुम्हें वीडियो से रिवाइज करना हो तो टाइमिंग तुम्हारी हेल्प करेगी। अब छोटा सा पार्ट है ये 10 मिनट का, इसको रिवाइज करने के लिए पूरे तुम 3 घंटे की वीडियो देख रहे हो, इस छोटे से 10 मिनट के पार्ट को रिवाइज करने के लिए तुम पूरे 3 घंटे की वीडियो देख रहे हो, ये कौन सी मेहनत है भाई? तो कोई भी टीचर की क्लास हो, सर मान लो तुम अकाउंट्स की क्लास में हो, टीचर ने आज 5 क्वेश्चन करवाए अकाउंट्स के, तो आप टाइमिंग नोट करो, रिकॉर्डेड लेक्चर है तुम्हारे पास, आज टीचर ने 2 घंटे की क्लास में 5 क्वेश्चन कराए, तो क्वेश्चन जब तुम बुक में लिख रहे थे, सॉल्यूशन जब लिख रहे थे, तो वहां टाइमिंग भी लिखो। फ्यूचर में 5 क्वेश्चन रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ तीसरा नंबर क्वेश्चन रिवाइज करना है वीडियो से। तो कैसे ढूंढेंगे कि वो कौन से लेक्चर में कितने मिनट पे आएगा? तो वो लेक्चर 4 में आएगा और वो इतने मिनट इतने आवर्स के बाद आएगा। रिवीजन की स्ट्रैटेजी, लिंकिंग, मैं आपके वीडियो को आपके क्लास नोट्स से कनेक्ट कर रहा हूं। पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद कोई क्वेश्चन रिवाइज करना है जो सर ने वीडियो में कराया था, तो कौन से नंबर वाली वीडियो में कराया था ढूंढते रहो। अब किसी चैप्टर के 5 लेक्चर है तो 5 लेक्चर में तुम ढूंढोगे, कोई दोस्त भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। और ये स्ट्रैटेजी तुमको किसी को बतानी नहीं है, यही स्ट्रैटेजी तो तुम्हारे रिवीजन टाइम को कम करेगी। होने दो दूसरों को कंफ्यूज, दूसरा जितना ज्यादा कंफ्यूज होगा उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एग्जाम क्लियर करने की। तो ये सब टिप्स क्यों बताना दूसरों को? पढ़ने दो XYZ से, अपने मस्त रहेंगे। नोट कीजिए इसको फटाफट, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इसमें। ये लिख चुके थे, है ना? यहां तक वैट कंप्लीट। अब हम लोग जीएसटी में आ गए। सर जीएसटी में सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2 तरह के टैक्सेस हैं, तो वहां क्रेडिट लेंगे, लेकिन सेट ऑफ करते समय ध्यान रखेंगे कि कहीं क्रॉस सेट ऑफ ना हो जाए, यानी स्टेट का सेंट्रल के साथ और सेंट्रल का स्टेट के साथ ऐसा ना हो जाए। सिमिलरली यूनियन टेरिटरी में भी ध्यान रखना है। सर आगे सेक्शन 49 पढ़ाओगे? हाँ जी पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक का 2 सेक्शन वहां पढ़ेंगे, 49 एंड 50, एंड उससे रिलेटेड काफी सारे रूल्स भी पढ़ने हैं हमें, मजा आएगा अगले चैप्टर में। बट उसके आधे कॉन्सेप्ट तो हम इन्हीं क्लासेस में खत्म कर लेंगे शुरू में ही। डन? वीडियो रोक के लिखा? वीडियो रोक के लिख लिया? नेक्स्ट, अब हम ये एग्जाम्पल करेंगे छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे जीएसटी के कॉन्सेप्ट पे। क्या कहता है मिस्टर ए? अब जीएसटी के क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन बताएगा कि तुम रजिस्टर्ड हो तो कहां रजिस्टर्ड हो, स्टेट में तो किस स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में तो किस यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, बताएगा क्वेश्चन। अब जीएसटी में है, सर क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है? भाई जीएसटी के अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे। हम लोग अभी जीएसटी के अंदर कौन सी सप्लाई पे हैं? लोकल, इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे छोटे छोटे, फिर सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज करेंगे, फिर जाके एग्जाम का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, और उसका नंबर आज की क्लास में नहीं आएगा, अगली क्लास में आएगा। सर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला 3-4 मार्क्स में? नहीं रे बाबा, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसके लिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सर परचेज की हो तुम गुड्स 4 लाख रुपए में, एक्सक्लूडिंग यानी अलग से जीएसटी दी हो 18%। अब जीएसटी 18% का मतलब क्या है? सीजीएसटी, एसजीएसटी 9%। ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सर ये कॉन्सेप्ट तो आपने अभी तक बताया ही नहीं है कि अगर सारा का सारा गुड्स नहीं बिका तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो वही तो सीखना है अब इसमें। सर नई चीज,
यहां पर एक मैं नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो पिछली क्लास में नहीं बताया, ना अभी पिछले 1 घंटे में बताया। तुम जीएसटी में गुड्स परचेज कर रहे हो लोकली 4 लाख रुपए का, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो निकाल लेंगे कितना सेंट्रल जीएसटी, कितना स्टेट जीएसटी, फिर उसका आईटीसी ले लेंगे। बट पॉइंट है कि तुमने सारा गुड्स नहीं बेचा, तुमने मात्र उसमें से 80% गुड्स बेचा है और डायरेक्ट सेल प्राइस दे रखा है, सेल प्राइस गिवन है, और ये सेल प्राइस भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो कोई बात नहीं, यहां भी हम 9% कर देते हैं, सीजीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। यूटी तो होगा नहीं, दिल्ली इज ए स्टेट, और लोकल सप्लाई की बात कर रहे हैं इंट्रा स्टेट, तो हाफ सेंट्रल हाफ स्टेट। अब इसमें इस 80% सवाल क्या है सर, क्वेश्चन में सेल प्राइस दिया हुआ है, तो सेल प्राइस दिया हुआ है तब हमें सेल पर जीएसटी लायबिलिटी जो है हमारी स्टेट और सेंट्रल की वो निकल जाएगी, और परचेज पर जो हमने टैक्स पे किया है वो निकल जाएगा। बट एक ही नई बात इसमें आई कि सर 80% माल बिका है, 20% अभी भी स्टॉक में है, तो आईटीसी जो आपका है वो 100% मिलेगा या 80% मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास स्टॉक में 20% गुड्स है, माल पूरा नहीं बिका है, महीना खत्म हो गया, माल खरीदा 4 लाख प्लस जीएसटी का, बेचा भी लेकिन अब महीना खत्म हो चुका, मान लो ये 1 महीने की फिगर है और मंथली जीएसटी कैलकुलेट करना है, महीना खत्म हो गया, 80% ही माल बेच पाया हूं, 20% अभी भी स्टॉक में है। सर लायबिलिटी की फिगर आ गई, टैक्स जो परचेज पर पे किया उसकी फिगर भी आ गई, सवाल है कि इस 80% का क्या करें। यही तो नया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में सिखाना है, मैं सिखाऊंगा। 80% गुड्स आर सोल्ड, तो सवाल है कि क्या हमें आईटीसी कितना मिलेगा, 100 या 80? तो सर पूरा का पूरा 100% मिलेगा। फुल आईटीसी इज अवेलेबल फॉर सेट ऑफ यूटिलाइजेशन अगेंस्ट जीएसटी liability irrespective of closing stock level। क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स है, दुकान तो बंद नहीं कर रहे हो ना, दुकान तो भी चलेगी, और माल खरीदोगे और माल बेचोगे, माल खरीदना बेचना चलता रहेगा। तो बोलता है स्टॉक की टेंशन मत लो, माल खरीदे हो आईटीसी ले लो, खरीदा परचेज किया ना गुड्स, आईटीसी ले लो, कितना ले लो, पूरा 100% ले लो। तो तुमको यहां पे प्रोरेटा आईटीसी नहीं करना है, प्रोरेटा आईटीसी की मुझे 80% करना होगा, आईटीसी का हम वही सेट ऑफ करेंगे, तो वो सब काम आपको नहीं करना है। नो प्रोरेटा कि 80% माल बिका है तो हमें 80% ही आईटीसी मिलेगा परचेज वाला सेट ऑफ करने के लिए। देखो सेट ऑफ होगा, हाँ होगा, अब तुम जान चुके हो। परचेज प्राइस सेल प्राइस दे रखी है अपने को, तो टैक्सेस पेड ऑन परचेज निकाल के आईटीसी लेना है और टैक्सेस पेएबल ऑन सेल की फिगर निकालनी है, एक कैलकुलेशन करना और एक फॉर्मेट चार्ट चाहिए अपने को। बेसिकली अब यहां पर इसको प्रेजेंट करने के लिए एक चार्ट चाहिए, जो चार्ट आपके पास नहीं है, क्योंकि लोकल सेल्स टैक्स में तो आईटीसी मिलता नहीं था और वैट में एक ही टैक्स था, डबल टैक्स का कोई चक्कर ही नहीं था। यहां तो 2 टैक्स है, परचेज पर भी और सेल पे भी, और आपने ऊपर लिखा है कि क्रॉस एडजस्टमेंट कर नहीं सकते, तो अपने को यहां एक चार्ट चाहिए। वही चार्ट तो सिखाने बैठा हूं, वही चार्ट तो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। अब इसी में फिर कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बढ़ाएंगे, एक्सक्लूडिंग को इंक्लूडिंग करेंगे, 1 गुड्स है 2 गुड्स करेंगे, लोकल परचेज है दूसरी स्टेट से लेके आएंगे, आईजीएसटी को इन्वॉल्व करेंगे, लोकल सेल है इसमें फिर इंटर स्टेट सेल को इन्वॉल्व करेंगे, आईजीएसटी को इन्वॉल्व करेंगे, आईजीएसटी को सीएसटी से कंपेयर करेंगे। ऐसे ही आपका कॉन्सेप्ट्स फिर बिल्डअप होता रहेगा, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरर को इन्वॉल्व करना है, फिर सर्विस प्रोवाइडर को इन्वॉल्व करना है। अगली क्लास में सारे छोटे छोटे ये कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, अपने आप 5 मार्क्स के आप बनाने लायक हो जाओगे। सर कोई पूछे तुमसे कि क्रॉस सेट ऑफ क्यों नहीं अलाउड है, तो भाई तुमने किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में फीस दे रखी है, मान लो रजिस्ट्रेशन फी, उस फीस को मेरी वाली फीस से तुम मेरे कोचिंग में एडमिशन लेते समय कैसे एडजस्ट करोगे? एक फैकल्टी की फी को दूसरे फैकल्टी की फी से एडजस्ट कैसे करोगे? तुमने किसी दूसरे कोचिंग में फी जमा कर दी,
एडवांस बोल के, क्लास मेरे यहां ले रहे हो और तुम मुझे बोलो सर वो एडवांस एडजस्ट कर दीजिए। कैसे करूंगा? दूसरे कोचिंग का मेरा पैसा ही तो मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। तुमने अगर मेरे यहां एडवांस दिया होता तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा अगर तुमने दिया है परचेज करते समय तो ही तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी से एडजस्ट होगा। दोनों अलग अलग गवर्नमेंट है, दोनों की रेवेन्यू अलग अलग है। जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया उसका सेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कैसे देगी? और वैसे ही सिमिलरली जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया परचेज के थ्रू उसका सेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देगी? गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट से तो तुम सेट ऑफ लेने की कोशिश करोगे। बस इसीलिए कहता है क्रॉस एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। हम आपको आईटीसी दे रहे हैं और सेट ऑफ भी दे रहे हैं। हम आपके टैक्सेस पेड ऑन परचेजेस को कॉस्ट में ऐड ही नहीं कर रहे हैं ना, तो कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। बस फर्क क्या है वैट और जीएसटी में? वहां एक टैक्स था, यहां दो टैक्सेस हैं। नियम आपको लिख ही दिया है, कोई बात नहीं। देखो यहां कुछ छूट तो नहीं रहा लिखने के लिए। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब यहां वीडियो रोको, इसको लिख भी लो अच्छे से। क्या अगर आपका कुछ स्टॉक कुछ गुड्स स्टॉक में रह भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आईटीसी पूरा मिलेगा। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी। आप यहां पे वीडियो को रोको, इसको लिखो, सॉल्यूशन मैं दूंगा, फॉर्मेट मैं दूंगा, आप बस ब्रेक ले लो। वीडियो रोको, इसको लिखो, ब्रेक ले लो 10-15 मिनट का, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करो। तुम्हारे सामने इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, फिर इसमें मैं वैरायटी दूंगा, उसको बोलूंगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए। पहले मुझे सिखा लेने दो। लिखिए, वीडियो रोकिए, ब्रेक लीजिए। चलिए, आप बच्चों ने लिख लिया, राइट, ब्रेक भी ले लिया। सर कुछ नहीं करना है इसमें। अभी क्या बात हुई कि अगर ब्रेक से पहले क्या बात हुई थी कि अगर हमने 80% ही गुड्स सोल्ड किया है, अब चाहे 80% हो या 70%, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉक कितना है कितना नहीं है। आपने गुड्स परचेज किया, जो भी जीएसटी आपने उस परचेज पर पे किया है आपको आईटीसी ले लेना है, और जिस भी पीरियड की ये सेल है उससे जो भी लायबिलिटी आ रही है उससे आप उस आईटीसी को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और प्रोसेस वही फॉलो करना है अपने को। क्या सीजीएसटी को सीजीएसटी से सेट ऑफ करना है और स्टेट जीएसटी को स्टेट जीएसटी से, जो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट की, राइट। दो तरह के टैक्सेस हैं तो दो तरह के कॉलम बनेंगे लायबिलिटी कंप्यूट करते समय। आईटीसी भी दो तरीके की होंगी, तो एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। 4 लाख रुपए का परचेज है, 18% जीएसटी पे, तो 9%। आपके पास आईटीसी कितना होगा? 36,000। आपके पास यहां पर आईटीसी कितना होगा? 36,000 और 36,000 हाफ, यानी सीजीएसटी हाफ एसजीएसटी। परसेंटेज को आप आधा करेंगे, 9%। एक्सक्लूडिंग है तो एक्सक्लूडिंग के केस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। परचेज 4 लाख का एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग में डायरेक्ट 9% मल्टीप्लाई करते हैं। इंक्लूडिंग रहता है तो डिवाइड करके चलते हैं, है ना, वो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। अच्छा, आपने गुड्स सोल्ड किया, सेल प्राइस दिया है, तो डायरेक्ट आपको 9% से मल्टीप्लाई करना है। लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 63,000 दोनों कॉलम में, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेट ऑफ कर लेंगे, नेट लायबिलिटी पे कर देंगे। सर क्या जीएसटी में आईटीसी मिलता है? हाँ मिल रहा है। आईटीसी सीजीएसटी, आईटीसी आपका एसजीएसटी, सेट ऑफ भी हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, वैट जैसा ही है। इसीलिए जीएसटी को वैट भी बोलते हैं। खाली जीएसटी को वैट बोलते हैं तो पिछला वाला वैट स्टेट लेवल का था, ये वाला वैट नेशनल लेवल का है। तो उसमें धीरे धीरे आ जाएंगे अगली क्लास तक में कि नेशनल लेवल वैट कैसे है ये, और पहले वाला स्टेट लेवल पे ही क्यों था, ये आप लिख चुके हैं, है ना। स्टॉक 70 हो, 80 हो, 20 हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। परचेज करते रहो, आईटीसी लेते रहो, माल बेचते रहो, लायबिलिटी क्रिएट करते रहो, उसके बाद आप सेट ऑफ कर दो। एग्जाम में ये किसी पर्टिकुलर पीरियड का होगा, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर का होगा। एग्जाम में और भी इसमें सेल होंगी, हो सकता है इसके अंदर इंट्रा के साथ इंटर स्टेट परचेज भी हो या फिर इंटर स्टेट सप्लाई भी हो, तो वो लेवल धीरे धीरे हम लोग अचीव कर लेंगे। इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, जब सेल प्राइस दी भी हो तो आपको वो परचेज प्लस एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस वो सब निकालने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। सीधा आप कॉलम में आ जाएंगे,
एक फॉर्मेट में कि हमें जीएसटी कंप्यूट करना है। अच्छा, दो तरह के टैक्स लगते हैं सप्लाई पे, तो दो कॉलम। सबसे पहले आपको सेंट्रल जीएसटी लिखना है और उसके बाद स्टेट जीएसटी। स्टेट है तो स्टेट, नहीं तो यूनियन टेरिटरी। पर्टिकुलर्स। अब आपने क्या किया, इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर हाँ सर, इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है। कितने रुपए का, 7 लाख रुपए का। तो आपको 7 लाख का 9% सीजीएसटी के कॉलम में लिख दिया, और फिर एसजीएसटी 7 लाख का 9% एसजीएसटी के कॉलम में लिख दिया। टैक्सेस का अमाउंट आ गया। अब आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से आईटीसी माइनस करना पड़ता है। तो आईटीसी क्या है, परचेजेस पे इनवर्ड सप्लाई पर जो जीएसटी आपने पे किया उसका आईटीसी। लेकिन वहां भी दोनों अलग अलग जीएसटी पे किया आपने, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 4 लाख का 9%, 4 लाख का 9%। सेट ऑफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट जीएसटी पेएबल कितना, 27,000। अब ये आप जो पे करेंगे कैसे करेंगे, कैश से करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। अब ये कैश से पे क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है सर, थोड़ा ये एक्स्ट्रा आपको अब नॉलेज। देखो, जब जीएसटी में बात कर रहे हैं तो जीएसटी में और भी एलिमेंट को इन्वॉल्व करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेक्शन 49 को इन्वॉल्व किया। क्या, क्रॉस सेट ऑफ अलाउड नहीं है, सेंट्रल का स्टेट के साथ, स्टेट का सेंट्रल के साथ। आया ना रेफरेंस में, सेंट्रल को सेंट्रल से करेंगे, स्टेट को स्टेट से करेंगे। कुछ तो नॉलेज मिल ही रहा है, एग्जाम्पल भी चल रहा है, कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो रहा है, और हम आगे की चीज भी पढ़ रहे हैं। आपको पता है सेट ऑफ होने के बाद बैलेंस को कैसे पे करना है, बट जीएसटी में कैसे ये पे होता है, जीएसटी में ये पे कैसे होता है। तो कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने बैंक से पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है ऑनलाइन पोर्टल पर। जिस पोर्टल पे आपने जाके रजिस्ट्रेशन लिया है, उसी पोर्टल में आप अपना जब यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपको वहां पर अपना एक तरह से आपको वहां पर क्या मिलेगा, इंटरफेस मिलेगा कि भैया आपका ये अकाउंट है जीएसटी के अंदर, आप हमारे यहां रजिस्टर्ड हो, आ जाओ। यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, मैं ले जाऊंगा पोर्टल पे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के बताऊंगा, तो एक बार बेस बन जाए आपका। यहां पे पोर्टल में दिखा दूंगा। सर जीएसटी के पोर्टल पर हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उसी पोर्टल पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। ये बात हुई थी आपके साथ बेसिक डिस्कशन में कि जीएसटी के पोर्टल पर हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जीएसटी का पेमेंट भी करते हैं। उस पोर्टल पे बैंक भी है, उस पोर्टल पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, उस पोर्टल पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, उस पोर्टल पे टैक्स पेयर भी है। सर ये जो पेमेंट करनी है यहाँ पर 27,000 आप अपने बैंक से ट्रांसफर करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी बोल के। जब आप बैंक से ट्रांसफर करेंगे पैसा, तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि हम सीजीएसटी में इतना ले जा रहे हैं, एसजीएसटी में इतना ले जा रहे हैं। तो जब बैंक से पोर्टल में पैसा जाएगा, पोर्टल में, तो पोर्टल में आपका जो एक अकाउंट बना है, वहां पर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मिलेगा। उसके अंदर वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा, आपके बैंक में वो पैसा डेबिट होगा। अब बैंक से पैसा निकल के कहां चुका, पोर्टल के अंदर आपको मिला हुआ है क्या, हाँ क्या मिला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब कैश लेजर में पैसा आ गया, अब कैश लेजर में पैसा आ गया बैंक से तो क्रेडिट हुआ। अब आपको जीएसटी पे करना है, तो क्या करना होगा, कैश लेजर को डेबिट करना होगा और उस पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में। लायबिलिटी लेजर में पहले से लायबिलिटी दिख रही है आपके पास 27,000 की, वहां जाके वो एडजस्ट हो जाएगा और उसको जीरो कर देगा। लायबिलिटी लेजर में कितनी ग्रॉस लायबिलिटी थी, 63,000 की, बट उसमें तो कुछ लायबिलिटी एडजस्ट हो गई ना आपके आईटीसी 36,000 से, तो लायबिलिटी कितनी दिख रही है वहां पे 27,000। तो ये लायबिलिटी कैसे पे ऑफ होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पैसा ट्रांसफर होगा। सर क्या ये सब चीजें हमें आगे पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर? हाँ, आपको जीएसटी पोर्टल पे 3 लेजर मिलते हैं। जब आपका अकाउंट वहां क्रिएट हो जाता है तो जीएसटी पोर्टल पे आपको 3 लेजर मिलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर। ये हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर मिलते हैं आपको। एक मिलता है आपको लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। दूसरा मिलता है क्रेडिट लेजर जिसमें आईटीसी का लेखा जोखा रखते हैं, और तीसरा मिलता है कैश लेजर। जब आप बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं और फिर कैश लेजर से जब आप लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं तो यह डेबिट क्रेडिट होता है। बैंक से पैसा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट होता है। क्या ये भी पढ़ना है हमें, डेबिट क्रेडिट भी? हाँ, जब हम लोग सेकंड चैप्टर में पहुंचेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में, वहां पे सेक्शन 49 सेक्शन 50 के अलावा हमें रूल्स भी पढ़ने हैं। एक रूल कैश लेजर का है, एक रूल लायबिलिटी लेजर का है, एक रूल क्रेडिट लेजर का है। वहां ये सारी बातें आपको मिलेंगी जो मैं यहां प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। तो सर
आपको पता है कि सर लायबिलिटी पहले लिखेंगे, उसके बाद उसमें आईटीसी माइनस करेंगे और नेट पे ऑफ होगा। लेकिन अब वैट में कैश लेजर, क्रेडिट लेजर का कॉन्सेप्ट नहीं था। जीएसटी के अंदर ये एक नया कॉन्सेप्ट है। जीएसटी के अंदर आपको, वैट में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब बिफोर जीएसटी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि गवर्नमेंट आपको लेजर प्रोवाइड करेगी पोर्टल पे। ये जीएसटी के अंदर आया फर्स्ट टाइम। जीएसटी के अंदर फर्स्ट टाइम क्या आया, जीएसटी पोर्टल पे आपको 3 लेजर मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, एक मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या चीज का लेखा जोखा रहेगा, आपके आईटीसी का। आप जो सप्लाई करेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, आप जो सप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द क्वार्टर, कौन सी सप्लाई, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है पोर्टल पे। सीखेंगे आगे। जब आप अपनी सप्लाई की रिपोर्टिंग पोर्टल पे करते हैं, यानी कितने रुपए की सप्लाई की, उसका क्या परसेंटेज था, किस वैल्यू की सप्लाई की, उसका क्या परसेंटेज था, तो उससे लायबिलिटी क्रिएट होती है पोर्टल पे। आपके बुक्स में, अकाउंट्स में जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो तो वहां तो है ही जो है। सर आप अपनी बुक्स मेंटेन करते हो कंप्यूटर पे, वो अलग करते रहो। गवर्नमेंट अपने पोर्टल पे भी आपका लेखा जोखा मेंटेन कर रही है, और वो लेखा जोखा आप ही को मेंटेन करना है पोर्टल पे गवर्नमेंट के। जब तक देखो, जब तक आप अपनी सप्लाई नहीं बताओगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेगी। तो गवर्नमेंट बोलती है तुमने जो भी मंथ में या क्वार्टर में जो भी सप्लाई किया है, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट, B2B या B2C, वो सब की रिपोर्टिंग पोर्टल पे करनी है। अब रिपोर्टिंग करोगे कि तुमने इतने लाख का माल इतने % पे बेचा है, इंट्रा इंटर, तो अपने आप लायबिलिटी क्रिएट होती जाएगी पोर्टल पे। वो लायबिलिटी कहां रिफ्लेक्ट होगी, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में जब आप परचेजेस करोगे, जब आप परचेजेस पर जीएसटी पे करोगे, तो उसकी रिपोर्टिंग कहां होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। बहुत खतरनाक तरीका है। सर आपकी लायबिलिटी क्या है पोर्टल पे पता चलेगी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर से। आप कितना आईटीसी है, कितना एडजस्ट कर सकते हैं, ये सब कहां से पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। सेट ऑफ हो गया। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप पैसा ट्रांसफर कर देंगे लायबिलिटी लेजर में, कितना, 36,000। तो लायबिलिटी लेजर में कितना बचेगा, 27,000। अब वो 27,000 कहां से आएगा, तो कैश लेजर से आएगा। कैश लेजर में पैसा कहां से आएगा, तो बैंक से आएगा। तो आप एक अपने ऑफिस में बुक्स मेंटेन करो, अकाउंट्स मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक आपका ये रिकॉर्ड मेंटेन होगा पोर्टल पे भी। इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे चीजें और आपके सामने आएंगी। अभी फर्स्ट टाइम में 3-4 क्लास में आपने ये बात जानी है कि पोर्टल पे हमें 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर मिलते हैं, एक लायबिलिटी लेजर, एक क्रेडिट लेजर, एक कैश लेजर। जब बैंक से पैसा निकल के पोर्टल पे जाके गवर्नमेंट के पास जाता है तो वो कैश लेजर के थ्रू रूट होता है। आईटीसी कितना आपके पास है, कितना एडजस्ट कर रहे हैं, वो सब का लेखा जोखा कहां है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और लायबिलिटी लेजर में आपकी लायबिलिटी है। आपकी लायबिलिटी लेजर में लायबिलिटी कैसे आ रही है, क्योंकि आप अपनी सप्लाई की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये जो सप्लाई है 7 लाख का 9%, 7 लाख का 9%, हमें पोर्टल पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। यहां जो लिखा है ना क्वेश्चन में कि तुमने 7 लाख रुपए का 18% का जीएसटी का माल बेचा है इंट्रा स्टेट, तो ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है पोर्टल पे, मंथली या क्वार्टरली। रिपोर्टिंग कर दी, रिपोर्टिंग करने से अपने आप लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब लायबिलिटी को नील करना है तो आपको लायबिलिटी लेजर में पैसा लेके आना पड़ेगा, कहां से, क्रेडिट लेजर से और कैश लेजर से। पहले ऑब्वियसली बात है क्रेडिट लेजर से लेके आएंगे, जितना पैसा शॉर्ट करेगा उतना कैश लेजर से लेके आएंगे, और कैश लेजर में पैसा कहां से आएगा, बैंक से आएगा। ठीक है। और भी इसमें एड ऑन करूंगा अगली क्लास तक में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की और बात बताऊंगा तुमको मैंने। थोड़ा सा होल्ड करोगे, अपने आप चीजें आपके सामने आएंगी। और फिर जब हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में पहुंचेंगे, बुक में पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में बुक में पहुंचेंगे, तब तो काफी चीजें आपके सामने खुल के आ जाएंगी, और मैं उसको अपने पोर्टल पे ले जाके दिखाऊंगा भी। जीएसटी पोर्टल खोल के अपने पोर्टल पे जाके तुमको दिखाऊंगा भी। बट एक बार मैं थ्योरेटिकली आपका बेस बनाना चाहता हूं। मैं यहां पर डिस्कशन करके आपका एक बेस बनाना चाहता हूं, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली। उसके बाद पोर्टल पे ले जाके चीजों को दिखाऊंगा तो वो इमेज छप जाएगी आपको, है ना। कनेक्ट तो करूंगा ना। लिखिए इसको, आपका आंसर भी आ गया।
सर इसमें क्या सीखा आपने? एक तो यहां पर आपका जब जीएसटी का हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया तो यहां क्या बताया, सेंट्रल को सेंट्रल से, स्टेट को स्टेट से, ठीक, क्रॉस सेट ऑफ मत करना। यहां पर एक नई कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने कि गुड्स कितना भी बचाओ स्टॉक में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आईटीसी पूरा आपके पास अवेलेबल है सेट ऑफ होने के लिए। तो 4 लाख का माल खरीदे 18% यानी 9% पूरा का पूरा 36,000 आप एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। प्रेजेंटेशन सीख ली, टेबल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन, और आपने साथ साथ ये कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी लेजर के बारे में जान लिया, अच्छी बात है। देखो यहां कुछ ऐड ऑन करना है, डन, वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, ठीक। सर क्या ये 3 लेजर है हमारे पास, इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी आगे पढ़ने को? ये देखिए मैं आपको चैप्टर 2 में ले जाता हूं। चैप्टर 2 पेमेंट ऑफ टैक्स, पेज नंबर 2.1। यहां देखिए पहले ही पेज पे डिस्कशन, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, है ना। हम सेक्शन 49 पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड 3 लेजर के रेफरेंस आएंगे, फिर इन 3 लेजर के हमें रेस्पेक्टिव रूल्स पढ़ने हैं। काफी अच्छा डिस्कशन होगा यहां पे, जब आएंगे तब देख लेंगे। डन, यहां तक लिख लिया। अब एक डिफरेंट एग्जांपल, इसमें भी कुछ सीखेंगे, इसमें भी कुछ सीखेंगे, ठीक है। सर जीएसटी का ही एग्जांपल है, आप यूपी में रजिस्टर्ड है, ठीक है सर, और आपकी सप्लाई कौन सी है, इंट्रास्टेट सप्लाई। परचेज भी इंट्रास्टेट है और सप्लाई भी, सेल भी इंट्रास्टेट है विद इन द स्टेट। यानी यहां जो हम लोग स्टेट जीएसटी की बात करेंगे वो पैसा, वो रेवेन्यू किसका, यूपी स्टेट का है। इसके पहले जो हम लोग यहां पर स्टेट जीएसटी की बात कर रहे थे, ये एसजीएसटी की जो बात कर रहे थे, आप कहां रजिस्टर्ड थे, दिल्ली में, तो दिल्ली गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी रेवेन्यू की बात कर रहे थे। आप जब पोर्टल से पैसा जमा करेंगे ये 27,000 रुपीज, तो ये कहां जाएगा, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये पहले से गवर्नमेंट के पास जा चुका है 36,000 रुपीज परचेज के थ्रू। आपने जिससे परचेज किया था उसने गवर्नमेंट को 36,000 रुपए दे दिए आपसे टैक्स का पैसा लेके, जिसका आपने आईटीसी लिया, यहां एडजस्ट हो गया। अब आप बैंक से 27,000 रुपए पे कर रहे हैं 2 बार, बैंक से 2 बार 27,000 गया कैश लेजर में, और कैश लेजर से 2 बार 27,000 गया इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में। तो एक 27,000 पे क्या लिखा आपने, सेंट्रल जीएसटी, वो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पोर्टल के थ्रू, और दूसरे 27,000 पे आपने क्या लिखा, स्टेट जीएसटी, तो वो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा पोर्टल के थ्रू। पोर्टल पे सबका एक्सेस है, बैंक का भी और गवर्नमेंट का भी और आपका भी। आप पैसा जमा कर रहे हैं बैंक के थ्रू, अब वो आपके बैंक से निकल के गवर्नमेंट के बैंक में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कौन सी गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाएगा? पोर्टल पे तो सारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सारी की सारी, यूनियन टेरिटरीज भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो जब आप रजिस्टर्ड हो दिल्ली में, आप दिल्ली का एसजीएसटी रजिस्टर्ड होकर पे कर रहे हो, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा, और आधा पैसा सेंट्रल का होता है, वो तो सेंट्रल के पास जाएगा ही। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है पोर्टल पे, सारा लेखा जोखा, रिपोर्ट सब पोर्टल पे बनते जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, जीएसटी से पहले ऐसा कोई लेजर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता था। ये रियल टाइम पे पता चल रहा है ना गवर्नमेंट को। अब अच्छा सा एग्जांपल में मैंने क्या किया, मैंने इसमें 2 गुड्स 2 अलग अलग रेट के दे दिए। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स अब आपको मारने हैं इस क्वेश्चन में। एक तो मैंने देखिए इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का कॉन्सेप्ट फिर से दे दिया, परचेज में इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दे दिया, सेल्स में भी मैंने एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग दे दिया। यानी 2 परचेजेस और 2 सेल्स हैं, और परचेजेस में मैंने रेट अलग अलग दे दिए, 12% 18%। तुम गुड्स ए खरीद रहे हो, गुड्स ए बेच रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सेल पे भी 12% लगेगा। गुड्स भी खरीद रहे हो, गुड्स भी बेच रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर खरीदे 18% पे हो तो सप्लाई पे भी 18 लगेगा। ठीक। अब तुम एक ऐसी दुकान चलाते हो जहां पे 2 तरीके के तुम गुड्स में डील कर रहे हो,
तुम एक ऐसी दुकान चला रहे हो जहां पर तुम दो तरीके के गुड्स में डील कर रहे हो, गुड्स ए गुड्स बी परचेज करते हो और गुड्स ए गुड्स बी सेल करते हो। ठीक, क्लियर है? अब हो सकता है स्टॉक में बचा हो गुड्स ए, बचा ही होगा, पता नहीं कितना स्टॉक क्या बचा है। सर स्टॉक अगर लिख भी दूं बचा है तो क्या फर्क पड़ेगा, स्टॉक तो हम देखते ही नहीं है। पहले लिखा था कि 20% स्टॉक बचा है, हो सकता है इसमें भी बचा हो, क्योंकि देखो ना तुम गुड्स ए 1,12,000 का खरीद रहे हो और बेच मात्र 50,000 का रहे हो, तो स्टॉक में गुड्स ए होगा। अब हमें पता नहीं है गुड्स ए कितना बेचे, तुम गुड्स बी कितना बेचे, स्टॉक में कितना है। दो तरीके के आइटम में डील कर रहे हो। हमें पता है जीएसटी को सेट ऑफ करना है, परचेज पर जीएसटी का आईटीसी लेना है और सेल वाले जीएसटी से सेट ऑफ करना है। बट सवाल है कि सर ये जो गुड्स ए है उसको अलग सॉल्व करें और गुड्स बी को अलग सॉल्व करें, ए का आईटीसी ए से सेट ऑफ करें, बी का आईटीसी बी से सेट ऑफ करें, दोनों को अलग अलग सॉल्व करें या एग्रीगेट सॉल्व करें। तो देखिए पहला पॉइंट जो आपको मालूम है, स्टॉक कितना बच रहा है नहीं बच रहा है वो रेलेवेंट नहीं है। अभी पहले क्वेश्चन किए उसी को रिपीट मैं यहां कर रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, गुड्स खरीदा है आईटीसी ले लो, स्टॉक से मतलब नहीं है। अब अगर आप दो तीन तरह के गुड्स में डील कर रहे हो तो फिर क्या करेंगे, 1-to-1 मैचिंग करेंगे। तो मैंने लिख दिया है 1-to-1 मैचिंग आपको नहीं करना है। आपको कैसे चलना है, एग्रीगेट के कॉन्सेप्ट में चलना है। 1-to-1 मैचिंग नहीं करना है, मतलब ए का आईटीसी ए के ही लायबिलिटी से सेट ऑफ होगा क्या सर, और बी का आईटीसी बी के ही लायबिलिटी से सेट ऑफ होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंबाइंड आईटीसी निकालिए और सोल्ड किए हो तो कंबाइंड लायबिलिटी निकालिए और टोटल में सेट ऑफ कीजिए। 1-to-1 मैचिंग नहीं करना है, ठीक है? समझ रहे हो? कोई आपसे बोले कि 2-3 आइटम में तुम डील करते हो, दुकान चलाते हो, 2-3 आइटम खरीदते हो और वही सब आइटम बेचते हो, तो अलग अलग आइटम वाइज आपको आईटीसी निकालना है, अलग अलग आइटम वाइज लायबिलिटी निकाल के अलग अलग सेट ऑफ करना है। तो नहीं, दुकान में तो 50 सामान खरीदते हो ना, तुम एक दुकान चलाओगे तो 50 सामान खरीदोगे और जो खरीदोगे उसमें फिर 50 सामान बेचोगे भी। स्टॉक कितना बचा कोई मतलब नहीं, क्या बेच रहे हो क्या खरीद रहे हो कोई मतलब नहीं। जो जो खरीद रहे हो आईटीसी लेते चले जाओ, जो जो बेच रहे हो लायबिलिटी निकालते जाओ। किसी का भी जीएसटी आईटीसी, किसी का भी आईटीसी तुम किसी के भी जीएसटी से सेट ऑफ कर दो। यहां पे 12% जीएसटी है, उसका आईटीसी तुम 18% के लायबिलिटी से सेट ऑफ कर सकते हो। खाली क्या ध्यान रखना है, सेंट्रल का सेंट्रल से करना है और स्टेट का स्टेट से करना है, ठीक है? मान लो तुमने गुड्स से बेचा ही नहीं, जो बेचा है गुड्स बी बेचा है, तो क्या हम गुड्स ए का आईटीसी लेके सेट ऑफ कर दें गुड्स बी के लायबिलिटी से? यस, कर सकते हो। तुमने गुड्स ए बी खरीदा, ए को बेचा ही नहीं, खाली बी बेचा है, आईटीसी ले लो और दोनों का आईटीसी लेके सिर्फ बी से सेट ऑफ कर दो। कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही मैंने यहां पर लिखा है कि तुम्हारे पास कौन सा आइटम कितना बच रहा है स्टॉक में, उससे कोई मतलब नहीं। और 1-to-1 मैचिंग करके आईटीसी को सेट ऑफ करना है लायबिलिटी के साथ? नहीं, 1-to-1 मैचिंग करना है आईटीसी एंड जीएसटी लायबिलिटी का प्रोडक्ट वाइज। द आंसर इज नो, नहीं करना है। एग्रीगेट खेलेंगे, टोटल लायबिलिटी निकालेंगे और टोटल आईटीसी देखेंगे। ठीक, क्लियर? क्लियर है ये फंडा इस एग्जांपल में? अच्छा एग्जांपल है। अब क्या होता है ना, एग्जांपल रिपीट करने से प्रैक्टिस भी हो जा रही है और हर एग्जांपल में नई चीजें सीख रहे हैं, हर एग्जांपल में नई चीजें सीख रहे हैं। अब इंक्लूडिंग का फंडा यहां पे, सर इंक्लूडिंग में जीएसटी को कैसे निकालोगे? जीएसटी तो दो तरीके के होते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। वैट में तो सिंपल फॉर्मूला था, यहां कैसे निकालोगे? तो सर कुछ नहीं करेंगे, सीजीएसटी का टैक्स निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 1,12,000 डिवाइड बाय 100 प्लस 12 तो करेंगे, लेकिन सीजीएसटी का रेट 6% है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने आप 6,000 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर एसजीएसटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,12,000 इंक्लूडिंग जीएसटी है, जीएसटी का रेट कितना है 12%, लेकिन एसजीएसटी का रेट कितना है 6%, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 590 से अगर मुझे सेंट्रल जीएसटी बाहर करना है तो क्या करेंगे, 590 डिवाइड बाय 100 प्लस 18। सर
590 में दोनों टैक्स है ना, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो 18% से डिवाइड, मतलब 100 प्लस 18 से डिवाइड, और मल्टीप्लाई करते समय 9 से। जैसे ही 9 करेंगे अपने आप 45,000 इसमें से बाहर आ जाएगा। वैट में क्या करते थे, वैट रेट 10% है तो 110 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन अब यहां पे 12% में तुमको पता है सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा अलग करना है, तो कैसे करेंगे, डिवाइड 112 से करो, मल्टीप्लाई 6 से। अब यहां इंक्लूडिंग 18% है तो डिवाइड 118 से, मल्टीप्लाई 9 से, ठीक है। और एक्सक्लूडिंग में क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। एक्सक्लूडिंग में तो 3 लाख का 18% से आपको आईटीसी आ जाएगा, 18% मतलब 9% एंड 3 लाख का 9% से डायरेक्ट आईटीसी आ जाएगा। और यहां पर तुम्हारा 50,000 का 6% और 50,000 का 6% से तुम्हारा डायरेक्ट लायबिलिटी आ जाएगा। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, लिख लो साइड में, छोटी छोटी बात लिख लो कि 1,12,000 से टैक्स का फिगर कैसे निकलेगा। वैसे मैं आगे समझा भी रहा हूं, आपको लिखना है, लिख लो। सर जी आज की क्लास खत्म होने के बाद दिल से थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, मन लगा के। अब ऐसा नहीं है, जीएसटी बेसिक ऑफ जीएसटी लेक्चर 1 में जो रिवीजन करने में मान लो आपको आधा घंटा लगा होगा, तो अब आधा घंटा में रिवीजन हो जाएगा, नहीं। रिवीजन करते समय ठंडे दिमाग से पानी वानी पी के कैलकुलेटर साथ में रखते हुए रिवीजन करना है आपको अपने क्लास नोट्स से। ये सारे अमाउंट को रिवाइज करना है, कौन सा अमाउंट कौन सा परसेंटेज कैसे आ रहा है। आज क्लास देख ली, 5 दिन के बाद रिवीजन करोगे सब भूल जाओगे, फिर से दोबारा क्लास देखनी पड़ेगी, टाइम बर्बाद होगा। आज क्लास ली है, कल तक क्लास नोट से रिवाइज कर लेना, कौन सी फिगर कौन सा अमाउंट कौन सा फॉर्मूला कैसे सर लगा रहे हैं। कोई डाउट हो पूछ लेना। और मैं एक ही चीज को क्लास के अंदर 2-2 3-3 बार बता रहा हूं। पिछली क्लास में कोई डाउट होगा, आज क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में कोई डाउट होगा, ब्रेक से पहले, ब्रेक के बाद क्लियर हो गया होगा। पढ़ते समय एक बार को डाउट आता है, लेकिन जब उसको आप दोबारा पढ़ रहे हो, मैं एक ही चीज को तो क्लास में 2-3 बार सॉल्व कर रहा हूं, तो डाउट कहां से रहेगा। मान लो पिछली क्लास में कोई लोकल सेल्स टैक्स को लेकर डाउट होगा, आज वो ब्रेक से पहले में क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज मैसेज करके पूछिए, डाउट को होल्ड मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हम 2-3 चैप्टर के बाद पूछेंगे या ये चैप्टर खत्म होने देता है, ऐसा कुछ मत कीजिए। अगर कहीं पे कोई डाउट है कुछ भी, तो आप लेके आइए उसको व्हाट्सएप चैट के थ्रू, मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। डन, वीडियो रोक के लिखा। 1-to-1 मैचिंग नहीं करेंगे, गुड्स ए का गुड्स ए के साथ, गुड्स बी का गुड्स बी के साथ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और इस क्वेश्चन में लिखा रहता गुड्स ए का 50% स्टॉक अभी भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यहां लिख देते 50% गुड्स ए अभी भी स्टॉक में है, तो उससे आईटीसी और उससे जीएसटी लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर ये इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का मैंने एक एग्जाम्पल ही आपको बना दिया। वैट का तो क्लियर था, लेकिन वो एग्जाम में काम आएगा नहीं। हमें काम एग्जाम में जीएसटी का आएगा। तो जीएसटी के अंदर सेल हो या परचेज, मान लो 1,18,000 का कोई फिगर है जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है, ठीक। तो इसमें 9% क्या होगा, सीजीएसटी, और 9% क्या होगा, एसजीएसटी। ये फिगर परचेज भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है। ऑल टुगेदर एक एग्जांपल दे रहा हूं फॉर्मूला सेट करने के लिए। अब इसमें आपको सीजीएसटी निकालना है, तो डिवाइड बाय 118, 18% का रेट है, तो डिवाइड बाय 118 इंटू 9 से एसजीएसटी सीजीएसटी आ जाएगा। बोला सर मुझे प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी निकालना है, प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी मुझे टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। ये 1,18,000 क्या है, टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी है। ये क्या है सर, टैक्सेबल वैल्यू। अब मुझे वैल्यू पे पहुंचना है, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, रेट पे पहुंचना हो तो रेट से मल्टीप्लाई करो, और वैल्यू पे पहुंचना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो। सीजीएसटी और एसजीएसटी के टैक्स पे पहुंचना है तो 99 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। टोटल 18% है तो डिवाइड 118 से होगा। अब तुम बोलते हो नहीं सर मुझे डायरेक्ट वैल्यू पे ले जाओ, तो डिवाइड करो 118 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, डायरेक्ट वैल्यू पे आ जाओगे। बस सिंपल है। एक नया एग्जाम्पल के थ्रू ये मैंने आपको बता दिया, लिख लो इसको भी।
डन, वीडियो रोक के लिखा। अब डायरेक्ट चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या था? सेल गुड्स ए को तुमने बेचा है 50,000 का 12% पे एक्सक्लूडिंग जीएसटी। लायबिलिटी निकाल देते से, इसमें लायबिलिटी निकाल लेते हैं। सर पर्टिकुलर्स आ गया, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल, सीजीएसटी, एसजीएसटी, हमें जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है ना। तो ये हमारा जीएसटी लायबिलिटी आ रहा है 50,000 का 6%, 3,000 और 3,000। और फिर हमारे पास एक और गुड्स था 5,90,000 इंक्लूडिंग जीएसटी 18% पे, तो 45,000 इसका भी निकल जाएगा। फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे 48,000। सर इसकी रिपोर्टिंग होती है पोर्टल पे, रिपोर्टिंग एट जीएसटी पोर्टल। किस फॉर्म में इसकी रिपोर्टिंग होती है? वो फॉर्म नंबर है GSTR 1। कौन से सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे? सेक्शन 37। कहां पढ़ेंगे सर? आगे आपके सिलेबस में रिटर्न चैप्टर आएगा। रिटर्न चैप्टर GSTR 1 को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल। अब वो सप्लाई इंट्रा स्टेट है, गुड्स ए है, गुड्स बी है, या इंटर स्टेट है, उन सब की रिपोर्टिंग जाती है GSTR 1 में। GSTR 1 एक फॉर्म का नाम है जो हम लोग रिटर्न चैप्टर में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 37। रिपोर्टिंग होगी जब आप अपनी सप्लाई को पोर्टल पे रिपोर्टिंग करोगे कि मैंने 50,000 का माल 6% की जीएसटी पे बेचा है, मैंने 5 लाख का माल 9% की जीएसटी पे बेचा है। तो जब आप इसकी रिपोर्टिंग करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि भैया आपकी लायबिलिटी कितनी बन रही है? 48,000 की। 50,000 का 6%, 3,000 और आपका 5 लाख पर 18%। जब रिवर्स फॉर्मूला लगाओगे तो 90 का आधा 45। टैक्स आ गया टोटल। अब आपने परचेजेस किए हैं। परचेजेस कितने किए हैं सर? 1,12,000 रुपए का आपका इंक्लूडिंग जीएसटी था, 6,000 निकाल लिए थे हम लोग। तो सर 6,000 यहां माइनस, और सर ये आईटीसी अब किस लायबिलिटी से एडजस्ट हो रहा है? देखो ना, गुड्स ए की लायबिलिटी मात्र 3,000 है और उससे रिलेटेड आईटीसी कितना है? 6,000। तो पक्का ये बी की लायबिलिटी से भी एडजस्ट हो रहा है। होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 to 1 मैचिंग करते ही नहीं है। टोटल लायबिलिटी से टोटल आईटीसी माइनस करते रहो। अब 3 लाख का माल आपका 9% दुना 18% पे, 3 लाख का परचेज भी था एक्सक्लूडिंग, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 27,000 आएगा। 27 और 27 33,000। आपको 15,000 रुपए का नेट जीएसटी पेबल किसकी हेल्प से पे करना होगा? कैश लेजर की हेल्प से। वही बैंक से पैसा कैश लेजर में और कैश लेजर से पैसा लायबिलिटी लेजर में। और ये कहां रिफ्लेक्ट होगा? रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपके क्रेडिट लेजर में ये पैसा दिखेगा। ये एक तरह से कौन सी सप्लाई है मालूम है? B2B सप्लाई है। तभी तो तुम आईटीसी ले रहे हो, तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और तुमने जो सामान खरीदा है, खरीदते समय तुमने जीएसटी पे किया है, यानी सामने वाला जिसने तुम्हें माल बेचा है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सर सामने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तुम भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तभी तो तुम आईटीसी ले पाओगे, वरना ले ही नहीं पाओगे। सर मैं सामान खरीद रहा हूं आगे बेचने के लिए, तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, और जो सामान बेच रहा है उसको मैंने जीएसटी पे किया ना, मैंने जीएसटी पे करके माल खरीदा है, तो यानी वो भी रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड, मैं भी रजिस्टर्ड। तो इसको क्या कहेंगे? B2B सप्लाई। B2B सप्लाई पे ही आईटीसी मिलता है। आईटीसी लेने के लिए क्या करना होगा? आईटीसी क्लेम करने के लिए जो भी ये क्लेम करना चाहता है, कौन? बायर। अभी आप बायर हैं, आपने सामान खरीदा है, आपने गुड्स ए खरीदा है, आपने गुड्स बी खरीदा है, इस पर आईटीसी मिलेगा, लेकिन आईटीसी के लिए आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो आप है तो यूपी में रजिस्टर्ड,
ठीक है। अच्छा, सामने वाला तुमसे 12% और 18% जीएसटी ले रहा है, मतलब सामने वाला भी रजिस्टर्ड है, तो इसी को B2B सप्लाई बोलते हैं। और आईटीसी B2B सप्लाई पे ही मिलती है, आईटीसी B2B सप्लाई पे ही मिलती है। सेट ऑफ हो गया, कैश लेजर के थ्रू पे कर दो बैलेंस को। ठीक, लाइबिलिटी आपकी 48 की, 48 क्रेडिट में ऑलरेडी आपके पास कितना 33 शॉर्ट कर गया 15। अब बैंक से कैश लेजर, कैश लेजर से लाइबिलिटी लेजर। बैंक से कहां आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और यहां से पैसा कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में। और पैसा कहां से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पैसा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में। लाइबिलिटी कितने की थी, 48। पैसा आया 6,000 रुपए, पैसा आया 27,000 रुपए, यानी 33,000 रुपए का आईटीसी आ गया, और कैश लेजर से 15,000 आ गया, तो अपने आप जीरो हो गया। लाइबिलिटी आपकी नील हो गई ना जब इतना पे कर दोगे आप तो। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कंप्लीट। क्या क्या सीख लिया इसमें, 1 to 1 मैचिंग नहीं करनी है, एग्रीगेट लेके चलना है, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग का पता चल गया, फॉर्मूला भी पता चल गया, और फिर से एक क्वेश्चन और कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख लिए थे शायद वीडियो रोक के, है ना, ये भी वीडियो रोक के लिख लिए थे, इसको लिखिए। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, इसको अच्छे से लिखिए लेफ्ट वाली इंफॉर्मेशन को। सर, रजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास जीएसटीआईएन नंबर है, उसको अपने सप्लाई की रिपोर्टिंग चाहे इंट्रा हो या इंटर पोर्टल पे करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ जीएसटीआर फॉर्म नंबर 1। जीएसटी फॉर्म है ये, फॉर्म जीएसटीआर 1। सेक्शन 37 में इसका रेफरेंस आता है, जो हम लोग रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे। जीएसटीआर 1 को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जब आप रिपोर्टिंग करते हो कितना माल कितने % वाला बेचा है, तो उसी से तुम्हारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है पोर्टल पे। लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 48, जिसको हम लोग पे करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या करना होगा, सप्लायर को भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड होगा, तभी रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और दोनों लोग रजिस्टर्ड होंगे तो उसी सप्लाई को तो B2B सप्लाई बोलते हैं। सर, मैंने माल बेचा तुमको, मैं तुमसे जीएसटी लेके गवर्नमेंट को दूंगा, मेरी सेल है तुम्हारी परचेज है, तो मैं तुमसे जीएसटी लेके गवर्नमेंट को दूंगा, तुम उस जीएसटी का आईटीसी लोगे। तो आईटीसी क्यों ले रहे हो, क्योंकि तुम भी आगे उसको बेचोगे। यू आर अ बिजनेसमैन एंड यू आर रजिस्टर्ड विथ जीएसटी। आगे गवर्नमेंट को टैक्स दोगे तभी तो पीछे वाले टैक्स का तुमको आईटीसी मिल रहा है। फंडा यही है जो वैट में बताया था। ए ने माल बेचा बी को, बी ने माल बेचा आगे सी को, तो जब आगे माल बेच रहे हो तो पीछे वाले परचेज का तुमको क्या मिलता है, आईटीसी। सेम फंडा जीएसटी में भी है। आईटीसी नहीं मिलेगा तो कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा, डबल टैक्स हो जाएगा, टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा, जो पहले लोकल सेल्स टैक्स में होता था। इंक्लूडिंग था, गुड्स ए जो परचेज हुआ था हमारा इंक्लूडिंग था, इसलिए फॉर्मूला लग गया। और गुड्स बी का परचेज एक्सक्लूडिंग में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। डन, वीडियो रोक के लिखा। छूट तो नहीं रहा कुछ यहां पे। डन, नेक्स्ट, डन,
वीडियो रोक के लिखा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, है ना। और जो भी आज पढ़ाया है रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में और भी कॉन्सेप्ट्स को इसमें मर्ज करेंगे। अगली क्लास में आईजीएसटी को मर्ज करूंगा और उसको फिर कंपेयर भी करूंगा। इंटर स्टेट परचेज प्री जीएसटी में क्या था, अब क्या हुआ, प्री जीएसटी में क्या कमियां थी, ड्रॉबैक थी, उसका सॉल्यूशन अब कैसे निकला। अगली सेशन जो अगला लेक्चर है वो और इंटरेस्टिंग होगा आपका। और आज काफी कुछ आपने नया पढ़ा है, प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले। और डाउट जरूर पूछिएगा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, आपके पास मेरा नंबर है ही। बाय बाय, टेक।